जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम सैयद शहजाद हाशमी है और मैं तकरीबन मुझे 10 साल होने वाले हैं फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में। इंटरमीडिएट से, कॉलेज लाइफ से पंजाब कॉलेज में गलती से टॉपर रहा हूँ मैं अपने दौर में, अपने उस बैच के अंदर। और उस दौरान मैंने ये खाने वाला रोड पे एक सॉफ्टवेयर हाउस हुआ करता था, वहां पे मैं पार्ट टाइम डाटा एंट्री का काम सीखा करता था। उसमें वो हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स की सूरत में और डिफरेंट पेपर्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में डाटा दिया करते थे, तो उसको हमने पंच करना, उसको डाटा पंचिंग भी कहते हैं, डाटा एंट्री भी कहते हैं। तो वहां से मतलब कि एक्स्ट्रा चलो अपने पॉकेट मनी के घर से जो है वो काम स्टार्ट कर, होम ट्यूशन पढ़ाने लग गया, साथ साथ अपनी एजुकेशन भी करता रहा। और करते करते वो डाटा एंट्री वाला काम है, मुझे एक दिन लगा, मैंने कहा यार ये, वो मुझे उस टाइम 5,000 रुपये देते थे पर मंथ। उस वक्त 5,000 मेरे लिए बहुत होता था। मतलब साइकिल पे जाना, साइकिल पे आना, और सस्ता दौर होता था, तो 5,000 में से खा पी के महीने का ना 2,000 रुपये बच, 2-3 हज़ार बचते थे। तो उस टाइम वो लाइमलाइट होता था कि यार 5,000 रुपये महीने का कमा। उस टाइम इंटरमीडिएट में थे, मतलब इट वाज बैक इन 2010-11 की बात है, वो 10-12 साल पुरानी। तो वो सॉफ्टवेयर हाउस, अब मैं जब आहिस्ता आहिस्ता, हर बंदे की बंदे की आदत होती है। बंदा जब बंदा जब जाता है ना उसमें, बंदा कहीं से देखता है कि यार ये चीज, ये बंदा मुझे कम पैसे दे रहा है और ये मुझसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो वहां पे दो सिचुएशन होती है, या तो आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, या अपने आप को बना लेते हैं। मैंने बना लिया, और फिर लोग तबाह भी कर लेते हैं, तबाह इस तरह से कि यार ये इतने पैसे कमा रहा है, मैं ये काम पूरा का पूरा कर लेता हूँ। तो वो मिसाल है कि घोड़ा चला की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, तो वो अपने काम से बना है। तो करते 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 तो फिर कुछ एक ऐसी कोई जरूरत पेश आएगी, किसी ने मुझे कहा यार ये राइटिंग का काम करना है, तो तुम कर दो। मैं कहता देखो ट्राई करते हैं। मैंने किया तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो एक नेचुरल चीज थी, जो मैंने सीखी नहीं थी कहीं से। जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसने कहा यार ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसने कहा मेरे पास यूके की कुछ असाइनमेंट है, तुम करोगे? मैंने कहा यार दे दो। तब तक मैं ग्रेजुएशन लेवल पे जा चुका था, बीएससी कर रहा था मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो वहां से, और की भी प्राइवेट, नॉट इन यूनिवर्सिटी, बीजीयू से था बट प्राइवेट था। साथ साथ मैं एसएससी कर रहा था, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की डिग्री कर रहा था स्कैन से। तो लाहौर चला गया, वहां पे ये मेरा काम चलता रहा ऑनलाइन। तो करते करते एकेडमिक राइटिंग से स्टार्ट लिया मैंने, असाइनमेंट्स, बिजनेस के असाइनमेंट्स। वो मतलब मुझे बड़ी बेसिक्स ही देते थे, मतलब कंप्लीट, मुझे फाइल नहीं आती, मैंने आज तक वो फाइल नहीं देखी थी कि पूरी असाइनमेंट की फाइल होती कैसे। मुझे बस वो एक टॉपिक देते थे कि इस टॉपिक पे ना आपने 1,000 अल्फाज लिखे, हमें कंप्लीट करके देना है, और उसको ऐसे ऐसे लिखना। बाद में पता चला इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा और लिखा, बाद में इसको तो रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। करते करते अच्छा, मैंने कहा ये कहानी है सारी। उस दौरान में करते 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 मैं फिर यूट्यूब को देखना शुरू कर दिया। बुक रीडिंग में करता रहता था शुरू से। तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले को जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार, पुरानी बात, ये मुझे 5,000 दे रहा है और पीछे से ये 2 लाख रुपए का काम उठा रहा है। वो यानी कि 1,95,000 ये सिर्फ मेरे इस सर्विस से कमा रहा है, और 10 लड़के और रखे होते, दैट मीन्स के ये जो है ना 20 लाख रुपए का काम उठा रहा है, 2 लाख फी बंदा और 10 बंदे सी, तो ये सबको 5-5 हज़ार पे करा, तो ये तो मतलब मिलियन में निकाल रहे हैं महीने का। अगर शहजाद साहब ये तो ऐसे नहीं चलेगा, ये कहानी को चेंज करनी चाहिए। मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। शुरू मुझे लगा, मैंने कहा बहुत कम पैसे दे रहा है, लेकिन वो पैसे उससे कहा कि जी बढ़ा दें। 2 साल काम किया उसके साथ, तो उसने कहा भाई यही है, करना तो करो, नहीं तो जाओ, लड़कों की कमी है। जब उसने मुझे थोड़ी सी रूह आंखें दिखाई ना मत्थे पे, वो शुरू से बर्दाश्त नहीं होती हमारे से। मैं कहा नहीं यार सॉरी, मैं अब आपके साथ। वो अल्लाह पाक वसीले बनाता। उस टाइम फेसबुक नया नया आया था, फेसबुक की इतनी ज्यादा कोई वो नहीं थी, छेड़छाड़ करने की। शुरू से एक ही आदत रही है कि किसी चीज को छेड़ना है, छेड़ के देखना है कि ये काटता है या मारता है, क्या करता है, ज्यादातर क्या कर लेगा ये। मतलब कोई बंदा भी तंग करे तो देखो ज्यादातर क्या कर लेगा, गोली मार देगा, क्या कर लेगा, मैक्सिमम यही कर सकता है ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। एक हाथ बंदे की यही होती है कि मैं उसको मार दूं, इससे ज्यादा मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या वो पैसे खा जाएगा आपके, या आपको दो गालियां दे देगा, या आपको बुरा भला कह देगा, या आपसे फ्रेंडशिप खत्म कर देगा, ताल्लुक खत्म कर देगा। मैक्सिमम यही होता है दुनिया में। तो मैंने ना उस चीज को मैक्सिमम सोच लिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नाकाम हो जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है काम। नाकाम हो जाऊंगा ना, कोई मसला नहीं है, करेंगे। तो वो कुछ कुदरती तौर पर वसीले बनते रहे, और एफर्ट चलती 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 साथ में मैं डिग्री करता रहा, मास्टर्स भी हो गया, एलएलबी भी हो गया। उस दौरान मैंने एसईओ पे ग्रिप कर ली, एसईओ के अंदर अपनी कमांड हासिल कर ली। और मैं वो पाकिस्तान का कंटेंट राइटर हूँ जिसने आज तक कोई कोर्स नहीं किया। और मुझे ये पता है कि
कौन बंदा क्या कोर्स करा रहा है और उसका कोर्स कंटेंट क्या है और उसकी फाइनेंशियल वर्थ, मुझे हर बंदे का पता, मुझे खलीलुल्लाह का भी पता है, मुझे सर शाम भी पता है, शाम से मेरे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे इंसान और बहुत प्यारे इंसान है, मेरे उनसे 1-to-1 मीटिंग्स भी रह चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान के कंटेंट राइटर हो गए, डिजिटल मार्केटर हो गए, हर बंदे की बात कर, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, सर के साथ मेरी एफिलिएशन है, यहाँ फिजिकल क्लासेस पूरे मुल्तान में यही देता हूँ और कहीं नहीं देता। तो मैंने कोई कंटेंट का कोर्स नहीं किया, मैंने सीखा है मारे खा खा के, मैंने सीखा है वक्त से, मैंने सीखा है तजर्बे से, और इतना सीखा कि कोई कोर्स भी उतना नहीं सिखा सकता। और मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में कंटेंट राइटिंग को प्रैक्टिकल नहीं करवाता। आप जो मर्जी यूट्यूब चैनल देखें, आप कोर्स सेरा कर लें, वो सिर्फ आपको बताते हैं स्लाइड्स खोल के, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, चाहे मेरा ऑनलाइन कोर्स हो चाहे मेरा फिजिकल कोर्स। स्क्रीन शेयर करने का मकसद यही है, वरना अगर आपको बताना होता ना तो ये व्हाइट बोर्ड काफी था बताने के, कि ये यूं कर लो, ये यूं कर लो, ये यूं कर लो। स्क्रीन शेयर करके मैं बताता चीजों को लिख कर दिखाता हूँ कि देखो ये मैं डाटा उठा रहा हूँ, ये डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ और आपने भी ऐसे ही इसको बना के ला, ये फर्क है बाकियों में और मुझे। तो सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी सुनाई, बहुत लंबी कहानी है, कोई बहुत बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखता, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, पर्सनली जानते हैं मुझे, हमारे अच्छे टर्म्स है। तो अपनी मेहनत पे मैंने, सीधी सी जो बात है, CS या ACCA, ACCA मैंने छोड़ दिया था। ACCA मैंने क्यों छोड़ा था, ACCA मैंने छोड़ा था फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। BSc, BSc मैंने की थी, फिर मैंने मास्टर्स किया ना उसके बाद, मास्टर्स भी कर लिया, LLB भी कर लिया। नहीं, मैं यही काम कर रहा हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। मेरी लास्ट जो जॉब थी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में थी, सुना होगा शायद आपने। नेशनल बैंक ऑफ, मैंने वहां से रिजाइन दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मैं कहता मुझे नहीं करनी, मैंने, थैंक यू सो मच जी सर। मैं हैप्पी हूँ, मैं कहा मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, उसे किसी की बातें नहीं सुनी जाती। मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करके महीने का 70,000 कमा सकता हूँ, तो मैं अपने लिए वो एफर्ट करके कि चलो उससे ज्यादा भी कर लूंगा, मुझे पता है मेरा है, मेरे हाथ में स्टेयरिंग, मेरे हाथ में है, गाड़ी का स्टेयरिंग हमेशा अपने हाथ में रखना है। सेल्स डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के 4 बैंक्स पर काम किया है, निजाम, MCB, तो सॉरी टीम नेशनल में, और उसके अलावा बेतहाशा NGOs और बेतहाशा। हाँ, मैं शुरू से मल्टीपल करता था, होम ट्यूशन में पढ़ाता था, O लेवल J लेवल सबको। कैंटीन का काम है, डेली रात को 3 घंटे, मेरे बाटा टाइम से फिक्स आवर्स है। फौजी तो फौजी बैठा होता ना रात को 3 घंटे, 3 घंटे, और 6 घंटे दोस्तों के साथ, लास्ट 24 घंटे में से 6 घंटे काम है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, रोटरी हो गई और मुल्तान की बेतहाशा के साथ भी काम किया, यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी में ZDC के साथ भी रहा हूँ, सेक्रेट डायमेट्रिक सोसाइटी जो है, तो वहां पे भी काम शाम किया। सोशल साइंस डिपार्टमेंट में होता था मैं, डिपार्टमेंट में मैं एक आवारा तरीन लड़का फेमस होता था कि ये ना लेक्चर लेता है ना उसको पता होता है, उन्हें क्या पता कि पूरी रात बैठ के ये काम कर रहा होता है, उनको नहीं पता था। इनफैक्ट मेरे एक दो टीचर्स को मैंने जब शेयर किया तो उन्होंने कहा ठीक है। सुबह के 2 लेक्चर मैंने आज तक नहीं लिए अपनी यूनिवर्सिटी में, मेरा रिकॉर्ड था, और कई दफा मुझे क्लास में आने भी नहीं दिया जाता था कि ये लेक्चर लेता ही नहीं है, और कई दफा मतलब मुझे फेल करने की मैक्सिमम एफर्ट की गई, इसकी GPA 2.0 कर दो, इसको 2 से ऊपर निकल गया तो आते नहीं है। मैंने कहा मेरी अटेंडेंस के कार्ड लें, बड़ा मेरा पेपर चेक कर ले, किसी पूरे डिपार्टमेंट में मैंने कहा अच्छा पेपर किसी का नहीं होगा, इकोनॉमिक्स का, पब्लिक एडमिन का, HR का, ये मेरा चैलेंज है। मैं ओपन पैनल बिठा लें, मैंने कहा सच्चा पेपर किसी का नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया है इसमें, मार्केटिंग पे चीता था मैं शुरू से, मार्केटिंग के सर से अच्छी मेरी थी। तो अच्छा टाइम गुजरा, एफर्ट की है और डंके की चोट पे रह के की है, और खुले बदमाशी के साथ की है। मतलब क्लाइंट भी अगर कोई थोड़ी सी वो करे ना तो मैं सीधा हो जाता हूँ उसके साथ, कि काम दिया है मैंने, कि मुझे मत सिखाओ काम कैसे करना, मुझे पता है मेरा काम क्या है, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फलानी ये रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। वो कहते जी इसको यूं नहीं यूं लिखो, मैं कहता डोंट टेल मी हाउ टू राइट द कंटेंट, आई नो हाउ टू राइट द, मुझे मत सिखाओ। क्यों, उस लेवल पे आ गए हैं तो अगले के आगे जबान चला लेते हैं, उसको वो लेवल बनाना पड़ता है। मैं ना अपवर्क पे काम करता हूँ ना फाइवर पे काम करता हूँ, मजे की बात, मैं दोनों पे लानत भी नहीं भेजता, बट अपवर्क मेरी प्रोफाइल भी है, फाइवर पे पराया नाम है बच्चों को सिखाने का। मुझे अल्लाह ने शुरू से डायरेक्ट क्लाइंट की स्किल दी है, मैं डायरेक्ट क्लाइंट पे काम करता हूँ। सर गवाए मुल्तान में बहुत से लोग मुझे फिजिकल क्लासेस के ऑफर करते हैं, मैं यहीं आके पढ़ाता हूँ। क्यों, ताल्लुक है डायरेक्ट है, केमिस्ट्री मैच होती है, मैं केमिस्ट्री पे गेम करता हूँ, मुझे पता है यार इस बंदे के साथ आंखें बंद करके चलना है, चलो, वहां कुछ नहीं देखना, ना पैसा देखना ना बच्चा देखना है। और मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी भी 20 से कम बच्चा नहीं पढ़ाता। यहाँ कितने बैठे हैं मैं इस टाइम? 4। मैं चल रहा हूँ,
मैं ताल्लुक पे चलता हूँ और अच्छी कम्युनिकेशन पे चलता हूँ और अच्छे बिहेवियर पे चलता हूँ। और यही काम मैंने अपने प्रोफेशनल रूल बनाया है। मेरा क्लाइंट तो मुझे मुझे महीने का 1.5 लाख रुपए देता था, लेकिन वो ना बात अगर रूड बहुत हो जाता था, मैंने उसको ये कहता, सॉरी सर, थैंक यू सो मच, अगर व्हाट हैपेंड, मैं बढ़ा देता हूँ ये वो। उसने फिर आगे से मुझे कहा कि तुम तो ठीक है पाकिस्तान में रहते हो, तो आई एम गिविंग द डॉलर्स ऑफ दिस एंड दैट। मैंने कहा शट अप, गेट लॉस्ट। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ कि एक लेवल होता है, फिर आप अगले को आंखें दिखाने के काबिल हो जाते हैं। जब आपको पता है ना कि यार आपको आपको ग्रिप हो गई है, आपको काम आता है। आप एक आर्टिकल का 190 डॉलर ले रहे हो, 90 डॉलर को जरा मल्टीप्लाई करो ना पाकि पी के आर कितने बनते हैं। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के सामने। और अभी मेरे ऐसे दोस्त जिनको मैंने मोटिवेट किया और वो लग गए, उनकी राइटिंग स्किल मेरे से भी बुलाया, लेकिन वो सिखाने में नहीं आते, वो आ जाए तो मैंने उन्हें कई दफा कहा कि यार तुम आ जाओ इस इंडस्ट्री में, बड़ा अच्छा लोगों को फायदा होगा। वो कहते नहीं, वो 200-200 डॉलर चार्ज कर रहे हैं। जी जनाब। 1500 से 2000 कैप होता है उनका, मैक्सिमम 2000 वर्ड। वो चाहे 500 वर्ड का लिखवा ले, चाहे 2000 का लिखवा ले, वो क्लाइंट के उसने फिक्स रेट रखा है अपना, $200, $160, फिक्स रेट है। कोई नया क्लाइंट आ जाए तो उसको 80-90 डॉलर में कर देगा। तो अगर आप $60 भी रखें, तो डॉलर टू पी के आर, मतलब राइटिंग को लोग बड़ा डिग्रेड करते हैं। अभी मैं आपको इसको टेक्निकली भी समझाता हूँ इन चीजों को। अभी तो हम जस्ट सिंपल इधर उधर की फजूल बातें कर रहे हैं। $60, 13,500, 500 उड़ा दो जी, 13,000 रुपये। 2000 वर्ड का 13,000 रुपये। हफ्ते में 4 आर्टिकल लिखता है वो बंदा। तो वो कमा रहे थे ना, मैंने भी आपको वही एग्जांपल दी कि डाटा एंट्री वाली कहानी का। वो कमा, वो फेसबुक पे एक डायग्राम किसी ने शेयर की हुई थी। क्लाइंट, वो तो सारे पैसे लेके बैठा होता है, फिर नीचे एक और उसने टूटी खोली हुई होती है, फिर नीचे एक और बंदा बैठा होता है, वो आपका बीच में मिडिल मैन होता है। बजट करते करते वो एंड पे फ्रीलांसर को इतना सा उसने वो एक कतरा दिया वो ऊपर से बाल्टी, तो मैं वो बाल्टी तक डायरेक्ट, मैं कहता हूँ बीच के बंदे निकालो। बीच में काम करता हूँ, ये नहीं मैं नहीं करता। बवक्ते जरूरत, या अगर कोई ऐसा आ जाए तो कर लिया छेड़छाड़ के लिए। जैसे उस दिन रात को मैं फारिग बैठा हुआ था, कुछ नहीं था करने को, तो अपवर्क पे मेरी प्रोफाइल थी, मैंने अपवर्क पे कभी भी बिड नहीं की, सिर्फ बच्चों को सिखाने के तक करता हूँ। मैं अपवर्क पे काम करता हूँ डायरेक्ट क्लाइंट की मदद में। वो भी कैसे कहानी शुरू हुई कि मेरा क्लाइंट था इंडिया का, अभी भी है। उसने मुझे कहा कि सजाद साहब पैसे भेजने के लिए, मैं कह बैंक में भेज दूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कहा मैं बैंक में पूरी दुनिया से पैसे आते हैं। कह रहे भाई इंडिया पाकिस्तान की बात है। कह रहा मुफ्त में जो है ना वो आप भी ढके जाओगे, मैं भी ढके। कह रहा सख्ती उन दिनों कोविड शदीद चल रहा था, तो उसने कहा पेपॉल, मैं कहा पेपॉल मैं यूज नहीं करता, वो क्योंकि पेपॉल चार्जेस बहुत ज्यादा लेता है। फिर हम उसमें जो है ना, चल रहा है, सब चल रहा है, वो कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। पेयोनीर, मैंने कहा पेयोनीर पे नहीं जाता। मैंने कहा आप इस तरह करो, आप ना मुझे, मैंने फिर सोचा क्या करूं, फिर मेरे जहन में अपवर्क आया, अपवर्क को मैंने खंगाला। तो पता चला अपवर्क के अंदर एक डायरेक्ट क्लाइंट की एक ऑप्शन दी हुई है उन्होंने, कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्लाइंट नहीं लेते, आपका कोई बाहर का क्लाइंट है, आप उससे पैसे मंगवाना चाहते हो, तो अपवर्क को आप एज ए मिडल मैन रख के अपने क्लाइंट से पैसे मंगवा सकते हैं। मैंने अपना वहां प्रोफाइल बनाई फौरन से पहले, उस पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया और उस बंदे को अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज दिया, उसने वहां से मुझे प्रोजेक्ट दिया और पैसे उसने रखवाए अपवर्क के पास। अब अपवर्क मिडिल मैन बना हुआ बीच, मेरे पैसे वहां सेफ पड़े हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी व्हाट्सएप पे उससे कम्युनिकेशन हो रही है। मैंने काम किया, मैंने कॉल किया, मैंने कहा दिन काम हो गया, पैसे उसने दिया वहां से। मैंने वहां से अपवर्क पे रिक्वेस्ट की, उसको ईमेल चली गई, उसने डन कर दिया। अब वैसे अपवर्क चार्ज करता है 20%, $100 पे $20। डायरेक्ट क्लाइंट में अपवर्क चार्ज करता है 2%। अभी भी है, मैं मुझे भी काम करता था, तो $100 पे $2, उसके कुछ नहीं करते, वो दो भी मेरे ही करते हैं, तो पूरे के पूरे 100 देने पड़ते हैं, उसकी भी कोई होती नहीं है। तो वो इकट्ठे इकट्ठे 5-5 आर्टिकल दे मुझे, 5 आर्टिकल हफ्ते के, 5 आर्टिकल हफ्ते के। तो वो भी मुझे तकरीबन 3.5-4 रुपए पर वर्ड दे रहा हूँ। अब मैंने उसको क्यों रखा हुआ है? अब मैंने पहले मैं उसके साथ मेरा रेट और था, रिसेंटली उसने मुझे कहा, उसने कहा यार आपका रेट बहुत बढ़ गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने फौरन से गूगल किया, अब वो आई है, वो इंडियन रुपी में है, तो उसने तो इंडियन में कन्वर्ट करके देना होता है। मैंने कन्वर्जन रेट देखा, मैंने कहा यार तो इंडियन रुपी हमारे 1.93 के बराबर है, इंडिया का 1 रुपया हमारे 1.93 के बराबर, तकरीबन 2 रुपए, डबल करेंसी है। मैंने कहा पाकिस्तानी इतने बनते हैं तो उसको तो इतने इतने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा रेट कम कर दो। मैं कहा आने दो, मुझे पता वो कंसिस्टेंट दे रहा है। अब ये डायरेक्ट था, ये कहाँ से मेरे पास आया, ये मेरा नसीब था जो मेरे पास। मैं उसको ना जानता हूँ इंडिया, ना मैं कभी गया, ना मैंने कभी अप्लाई किया, ना मैंने कभी बिड की।
डायरेक्ट क्लाइंट में हम डिफरेंट पोर्टल्स को यूज करते हुए लोगों के इनबॉक्स में जाकर उनको पिच करते हैं। लिंक्डइन के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए। ईमेल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है, और लिंक्डइन का तरह आसान, और फेसबुक उससे ज्यादा आसान। डायरेक्ट क्लाइंट में जैसे अक्सर आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे, आप तीनों मार्केटिंग, तो उसमें एड्स वाला काम नहीं होता उसमें। आप एड्स के जरिए भी काम कर सकते हैं, मैंने उसमें भी काम किया। जैसे मेरा एक पेज बना हुआ, उसमें मैंने ज्यादा एक्टिव नहीं रखा हुआ, तो मैं उस पर कभी क्लाइंट तजर्बा किया हमने एक दफा, तो हमने उस पर एड चला दी, 5,000 रुपये की एड चला दी। बहुत सारे लोग आए कि जी क्या पैकेजेस हैं आपके, मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना किया, तो उसमें से 2 क्लाइंट मैच्योर हो गए, 50,000 रुपये का काम देगा, 45,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, 5,000 रुपये एड्स का खर्चा निकाल दिया, बाकी अपने हाथ की मेहनत थी सारी की सारी। अर्निंग की अगर हम बात पे चले, पहले हम अर्निंग से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कंटेंट राइटिंग की कुछ बेसिक्स और इसकी नीड, फिर हम नीड पे बात करेंगे कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं इंडस्ट्री के लिए। अर्निंग की तरफ जरा आते हैं। अर्निंग में हमने बात की, अर्निंग में दो तरह की अर्निंग्स है हमारी, लोकल और इंटरनेशनल। लोकल से मुराद पाकिस्तान, इन्होंने काम दे दिया, उन्होंने काम दे दिया, उन्होंने काम दे दिया। तो लोकल में जो इस वक्त मार्केट का रेट चल रहा है ना, वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने चीप रेट पे ऐसी फजूल किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी पाए जाते हैं मार्केट में जो 0.20 पर वर्ड देते हैं। ऐसे भी कुछ जो है इस तरह के कुछ फजूल लोग हैं अभी भी, मतलब 0.20, और उनको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए जी, उनको टाइम पे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसों पे आपने देखना भी नहीं है, बेशक आप देखना है कि आप वेल क्वालिफाइड हैं, तो बंदे को अपनी वर्थ थोड़ी सी खुद ही बढ़ानी पड़ती है। अगर इसको हम इग्नोर करते हैं तो मार्केट में 0.5 पीकेआर पर वर्ड बिगनर को मिलता है, या 15,000 20,000 पर मंथ पे मिल जाता है। पर वर्ड पे फायदा ये होता है, पर वर्ड पे आप खुला खेल सकते हैं, रिस्क ज्यादा होता है। मैंने रिस्क लिया, मैं पर वर्ड पे काम करता हूँ, मैं फिक्स पे काम नहीं करता। फिक्स पे मैंने 2 दफा काम किया, लेकिन मुझे इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक में हुआ था, एक में नहीं हुआ था। एक क्लाइंट छोड़ के चला गया था, उसने कहा जी मेरा, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा पर वर्ड पे आप जितना काम कराओगे उतने पैसे। उसने कहा नहीं जी। एक था वो चलता रहा, उसका काम छोटा सा था, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। वो भी एक टेक्निक होती है हमारे पास कि हम 15-20 हजार का मुफ्त के ले लेते हैं थोड़ा सा काम करके। मतलब दिन में आपको ज्यादा आधा घंटा काम करना पड़ेगा, या दिन में डेली आधा घंटा कर लो, या एक दिन में 5 घंटे काम करके पूरा महीना सिर्फ उसको काम भेज दो, इकट्ठा कर लिया था, 15,000 रुपये आ जाते हैं। तो मुफ्त के पैसे तो मेरे ख्याल से किसी को बुरे लगते थे, 10,000 नहीं। मतलब आपने 5 घंटे के आप 15,000 रुपये चार्ज कर, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया कंटेंट। कि किसी ने सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको कंटेंट चाहिए, तो उसमें हम एआई की मदद से और अपनी कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए 5-6 घंटे लगाओ, पूरे महीने का कंटेंट उसका स्केड्यूल करके वर्ड की फाइल बना के रखो। अब डेली उसको भेजते रहो, उसको क्या पता नहीं कि आप डेली काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपने 5 घंटे, पूरे महीने में 5 घंटे काम करके आप बैठे हो, तो वो मैं यही काम करूँ। एआई को लाजमी अब ऐड करना पड़ता है। एआई इज नॉट अ राइटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग असिस्टेंट होता है। जैसे एक सीनियर राइटर है, उसके साथ एक जूनियर राइटर होता है, वो उसको असिस्ट कर रहा होता है कि क्यों नहीं यूं कर ले। तो एआई पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, और करना, वो आपको आइडियाज देता है। वो आपको, जैसे मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, तो मैं उस पैराग्राफ को लिख दूंगा यही के अंदर, कहूंगा यार जरा रीराइट करके दो। वो रीराइट करे, मैं कहूंगा हाँ ये भी इसने कुछ अच्छा लिखा, वो वोकेबलरी कुछ अच्छी इंप्रूव कर देगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव कर देगा। फिर हम उसको ग्रामरली में लेके जाएंगे, ग्रामरली से चेक करेंगे उसको, सारे सेटिंग हेमिंग में लेके जाएंगे, वहां से उसके सेंटेंस की रीडेबिलिटी लेवल चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह और भी टूल्स हैं, वो टूल्स भी हम देखेंगे। तो अर्निंग की बात होती है लोकल लेवल पे, अगर हम बात करें तो मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर आप डेली 3 से 4 घंटे काम करते हैं और 2 से 3 महीने में आपकी अर्निंग जो है वो 35,000 पार्ट टाइम, 3 से 4 घंटे की बात है।
3 से 4 घंटे का मतलब पार्ट टाइम। ठीक है, अब उसमें क्या है, आप फेसबुक के जरिए क्लाइंट ले सकते हैं आप, ठीक है, यूट्यूब के जरिए ले सकते हैं, और बेस्ट ऑप्शन मार्केटिंग के जरिए। एक पेज बनाए, उस पे आजकल तो वो कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल आ गया, बड़ा आसान हो गया काम। कैनवा प्रीमियम ले लो किसी से, 500 रुपये महीने पे, 1000 रुपये महीने पे। तो प्रीमियम टेम्पलेट होते हैं, प्यारे प्यारे डिजाइन बनाओ, अपना पेज सेट करो, कंटेंट लिखो, उस पर 2-4 हज़ार रुपए की एड चला दो, लोग इनबॉक्स में आना शुरू हो जाएंगे, हाँ जी बताएं क्या ऑफर है आपकी, कितने में लिख के दे रहे हैं। अब तो मतलब चीजें काफी हद तक आसान भी हो गई। उस टाइम पेड मार्केटिंग का इतना ट्रेंड नहीं होता। मैंने पेड मार्केटिंग स्टार्ट किया तकरीबन 2019 में आके। 19 से पहले मैं पेड मार्केटिंग नहीं करता। और अब मेरी पेड मार्केटिंग, मेरी महीने की तकरीबन 1 लाख रुपए की पेड मार्केटिंग चल रही है महीने की। ये मेरा बजट होता ही होता है, जो मैंने 1 लाख रुपए फेसबुक पर महीने देने होते हैं। उसके अगेंस्ट में 8.5 से 9 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, उस 1 लाख के अगेंस्ट। डेफिनेटली उसमें एफर्ट बहुत होती है। उसमें ये नहीं कि मैं मतलब चिल बैठा हूँ बड़े आराम से, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट होती है। उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है, मतलब सैलरी पे बंदे हायर किए हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं, और मेरी अपनी दिन रात की एफर्ट होती है उसमें। ये 5 व्हाट्सएप होते हैं, और पांचों के पांचों, 5 में एक मेरा पर्सनल है, 4 कंपनी के, चारों बज रहे होते हैं हर वक्त। 4 व्हाट्सएप ओपन होते हैं और मैं बैठा होता हूँ। सर की कॉल आती है, सोचा बाद में फोन करते हैं। सर कहते हैं ओके सर, समझ जाते हैं, ठीक है, फंसा हुआ है इस टाइम, ये रात को बात करें। रात होती है तो वो राइटर जाग जाते हैं, क्योंकि उनका दिन चढ़ा हुआ होता है वहां पे। उनको याद आ जाती है कि जी काम कहाँ तक पहुंचा है। हाँ, तो वही बात है कि जब कमाने ही पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में हम अगर लिबर्टी, हर बंदा चाहता है वो अच्छा पहने, अच्छा खाए, घूमे फिरे। मैंने बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान का हर कोना देखा हुआ है, और अपनी कमाई पे देखा हुआ है। अपनी कमाई से कपड़े खरीदे, अपनी कमाई से पाकिस्तान का हर होटल घूमा हुआ है, हर जगह गया हूँ, अपने पैसे से, माँ बाप के पैसे से नहीं गया उस। और इनफैक्ट डिग्री की अपने पैसों से, एलएलबी किया अपने पैसों से, शादी की अपने पैसों से, सब कुछ अपना है भाई। माँ बाप की दुआएं हैं, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन मेहनत इतनी की है, और इसने मुझे बड़ा कुछ दिया। ये नहीं कि जॉब ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया है, क्योंकि जॉब में और मामला होते हैं, वो आपको इतना टफ टाइम देती है कि आप मार्केट में निकलना पूरा करना। एनीवेज, तो ये एक होती है, ये एक एवरेज है। अगर हम इसको मजीद कर लें कि आपकी मजीद एफर्ट कर लें, मेरे को अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, तो अब उसमें क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आप अगर डेली का 1,000 वर्ड, डेली का 1,000 वर्ड, 0.5 PKR, कितने बन के 500 रुपए डेली के। इसी 1,000 को आप कर लें 1 रुपए पर वर्ड का। अब आपने रुकना नहीं है। हमारे यहाँ मसला पता है क्या होता है, हमारे यहाँ 2 कैटेगरी होती है, या तो वो काम क्विट कर जाती है, या वो कहती है यार जितने आ रहे हैं ना काफी नहीं। वो तीसरी कैटेगरी बहुत कम होती है, जो कहती है कि यार 2 घंटे इस पे काम करो, और 1 घंटा कुछ एक्स्ट्रा ढूंढने में लगाओ। वो कैटेगरीज बहुत कम होती है। ठीक है, वो कैटेगरी कम निकलती है हमारे पास। एक तो कहेगा यार छोड़ो, लाना भेजो, करना ही नहीं है, फेडअप हो गए हैं, नौकरी ढूंढ लो, पता है फिक्स पैसे आ। एक कैटेगरी वो होगी जो कहेगी यार और बस, जितना आ रहा है काफी, अल्लाह शुक्र करके उसको करो। एक कैटेगरी वो है जो ग्रोथ की तरफ जाना चाहती है, जिसमें मैं चाहता हूँ आप लोग भी हूँ, मैं तो उसी में से हूँ कि ये चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लगा लो, अपनी नींद 1 घंटे की कम करके इस पे लगा लो। मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए, हर चीज को शापर में बांध के लटका दिया, बाद में देखेंगे। जब ये में पैसे होते हैं ना भाई, हर चीज सही होती है, सीधी सी बात है। जो दौर चल रहा है, और करेंसी करेंसी का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमें बचा सकता है इस वक्त। आपके सामने इन्फ्लेशन के हालात है, मतलब एक बंदा अगर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब होम ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे पास ऐसे मुल्तान के बहुत से लोग थे जिनकी 1 से 1.5 लाख रुपए, और वो मुझे उस ट्यूशन पर 45 मिनट, मतलब मैं इतना एक हाईली पेड ट्यूटर था, मेरे पास टाइम नहीं होता था। और सुबह से लेकर रात 10 बजे तो मेरा रूटीन पैक होती थी। और आगे लोग कहते थे सर आप टाइम निकाले, भाई नहीं है टाइम मेरे पास, क्यों, मैं रिजल्ट देता था। आंधी है, बारिश है, तूफान है, मेरे बैग में हर वक्त एक्स्ट्रा कपड़े, हर वक्त रेनकोट, हर वक्त मतलब एक्स्ट्रा चीजें होती थी कि कहीं बारिश हो जाए, तूफान हो जाए, तो मुझे टेंशन ना हो। कहीं रुका रास्ते में, कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुआ, फिर आगे निकल, पता है जाना है। तो वो उसकी वजह से वो पेरेंट्स कहते थे यार ये जिन जिन का बच्चा है, ये इंसान ही नहीं है ये तो। बार बार तूफानी बारिश हो रही है, घर के बाहर पढ़ाने आया हुआ है। तो उसकी वजह ये थी कि वो नाम कमाया, तो वो, अब वो बंदा 1.5 लाख रुपए कमा, तो मुझे 15,000, तो 1,35,000 उसको तो फिर 35 में से पूरा घर चला।
अब आप मुझे 1 लाख में घर चला के दिखा दीजिए, क्यों? हर चीज के रेट मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब वो ऑडियंस हमारी जो होम ट्यूशन वाली ऑडियंस थी, वो अब क्लोज हो गई है। वो कह रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं बच्चे को किसी 2,000 वाली अकेडमी में पढ़ ले जितना, या खुद पढ़ ले। क्यों? उसकी वो इस्तेताद ही नहीं है पढ़ाने की, तो महंगाई इतनी हो गई है। जाहिर बात है, इसकी 1.5 लाख तनख्वाह है, उसको उठना बैठना भी उस हिसाब से होता है उस टाइम पे भी वैसे है। तो उठना बैठना लोग खत्म नहीं कर सकते अपनी, क्योंकि वो उस कैडर के लोग होते हैं जिन्होंने अपनी वो एक साख बनाए रखनी होती है कि यार मार्केट में लोगों को पता है फलाना मैनेजर है, फलाना कंपनी का डायरेक्टर है, ये है वो है, तो उन्होंने अपनी एक इम्प्रेशन अपना रखना होता है। लेकिन जब करेंसी डिफरेंस आता है, तो अगर आप $1,000 कमाते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर बनता है 2,20,000। गोरे के लिए वो $1,000 है, और एवरेज अमेरिकन की सैलरी है $5,000। एवरेज अमेरिकन की, इसमें कम वाले भी हैं और ज्यादा वाले भी हैं। तो एवरेज अमेरिकन सैलरी है 5,000। तो अगर आप $1,000 कमा लेते हैं, जो कि उनके बिलो एवरेज के बराबर है, तो यहाँ पे आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। $1,000 मैंने $6,000 तक निकाला। कभी हिसाब नहीं रखा, कोई हिसाब नहीं रखा। कमाया उड़ाया, कमाया उड़ाया, लगाया, ऐसा है, गाड़ी बनाई है, बाइक ली, कुछ ले लिया, कुछ ले लिया, कुछ ले लिया। कोई हिसाब नहीं रखा था। ये सब सब दो चीजों का हिसाब नहीं रखा था। एक अपनी कमाई का, और जो मेरे स्टूडेंट ने कमाया तो उनका रिकॉर्ड कभी नहीं रखा। बच्चे आते हैं, सर थैंक यू सो मच, प्रोजेक्ट मिल गया सर, ये होगा, अच्छा बेटा खुश रहो। कोई नहीं पता कौन कहाँ है। हाँ इतना पता है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, कोई चला रहा है, बस इतना पता है। कौन कितना कमा रहा है किसी का हिसाब नहीं रखता। मेरे वाले साहब ने एक बात में शुरू में समझाई थी कि बेटा कमाए पैसे का कभी हिसाब नहीं रखता, बेहिसाब चलता है, बेहिसाब ही चलता है। वो भी बेहिसाब दे रहा है, हम भी बेहिसाब चल रहा है। ये नहीं कि मतलब फजूल चीजों में उड़ा रहे हैं, मतलब उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, लगा रहे हैं, बस ठीक है आ रहा है। ये नहीं देखा कि यार इस महीने इतने कमाए, इतने कमाए, इतने कमाए। ये पता है कि ये फिक्स एक्सपेंस है, ये पूरा करना ही करना है, इसके बाद जो भी है वो बोनस है। तो कमा रहे हैं। वो करेंसी कन्वर्जन, जब करेंसी कन्वर्जन आता है ना, तो अब जब $1,000 वर्ड पर मंथ आएगा, तो वो पर डे आएगा, तो वो $1,000 होगा। अब मैं अल्फाज नहीं बढ़ा रहा, मैं आपकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। वैल्यू इंक्रीज करनी है। 0.5, 1 टू 1.5, 2 होगा तो ये $2,000 पर डे होगा। हम पर डे का हिसाब कर रहे हैं। ₹3 होगा तो 3,000 पर डे, 90,000 पर मंथ। ये हम पर डे देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला दिया, मैं कहता हूँ यार आप 1,000 को करो 2,000 पर डे, और इसको करो 1.5, ज्यादा ना खींचो। क्या मतलब 1.5 के चलो क्लाइंट दे दे $1,500 तक, अल्फाज बढ़ा लो तो कितने हो गए? 2,500, 3,000, 3,000 ही बनते हैं पर डे, 90,000। तो वहां $3 पे वो गेम हो रही है, और यहाँ $3 वाला क्लाइंट आपको पाकिस्तान में कम मिलता है, गिनती के मिलते हैं, और उनकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको सीखते सीखते 1 साल लग जाता है। तो $1.5 मतलब एक एवरेज रेट है जो मिल जाता है। थोड़ा सा टेक्निकली भी देखना है ना, सिर्फ आंखें बंद करके नहीं भागना। तो टेक्निकली क्या, ये वाली चीज फेवरेबल होती है। ये नहीं बताएगा कोई आपको। वो कहेगा लोग आपसे कहेंगे यार $7 पर वर्ड, भाई मैंने मैंने $10 पर वर्ड भी चार्ज किया। मुझे पता है मैंने किस पैसे से चार्ज किया, मुझे पता है वो क्या चीज थी। लेकिन अब $1.5 पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट, वो $1.5 दे रहे हैं। 1,000 वर्ड के $1,500। ठीक है, तो 20 आर्टिकल भी लिखवाए तो ठीक है यार। 2,000 40,000 अल्फाज है, 55,000, 60,000, 60,000 महीने का आता है। दिन के 2-3 घंटे हैं। स्पीड बनानी है, 1 घंटे में 1,000 अल्फाज। अपनी स्पीड सेट करनी है। ये आज से ये टारगेट बना लो कि 1 घंटे में 1,000 अल्फाज लिखना है। दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो बिल्कुल रिफाइन करके लिखते जाओ, या आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करो। बिल्कुल रिफाइन करके लिखोगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे एक आर्टिकल लिखने। अक्सर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट हम कहते हैं कि आप बस लिखो, हाथ से अल्फाज निकालो, फिर उसकी छांटी करो, आहिस्ता आहिस्ता देखो, फिर खुद ब खुद रूटीन बनती जाएगी। मेरी ना राइटिंग स्पीड बड़ी स्लो थी स्कूल में। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि न्यूज की जो हेडलाइंस होती है ना, उसको देख के लिखा करो। पहले की टीचर इस तरह के टिप्स दिया करते थे। तो वो न्यूज में वो तेज तेज बोलती जाती, तेज तेज, मैं तेज तेज लिख रहा होता था, और बाद में उसको कीड़े कीड़े लग रहे होते, कीड़े लिख पड़े हुए हैं जैसे कागज।
तो उससे मुझे स्पीड बनी थी। वो फिर इतना तेज लिखना शुरू हुआ कि वो हाथ रुकता ही नहीं था, फिर जल्दी 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 लिख ली। यूनिवर्सिटी में वाहिद बंदा था अपने डिपार्टमेंट में जो सबसे पहले पेपर करके बाहर निकला। आधा घंटा 45 मिनट कम अज कम एग्जाम करके पेपर पूरा। इसकी तो टेंशन नहीं है, लिखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। माइंड में वो चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी कि आज जैसे मेरे पास अभी क्लाइंट है, वो पियानो से रिलेटेड है। पियानो बजाने वाला पियानो होता है। अब मुझे नहीं पता था पियानो में कोई डिजिटल पियानो भी होता है, मुझे इंडस्ट्री का नहीं पता। उसने कहा सिद्धार्थ में पियानो पे लिख लोगे? मैंने कहा आप मुझे एक सैंपल आर्टिकल दें, दैट विल बी फ्री फ्रॉम माय साइड। अगर समझ आया तो कंटिन्यू करेंगे, ना समझ आया तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। उसको समझ आ गया। मैंने पियानो पे फर्स्ट टाइम, वल्ला मैंने पियानो पे फर्स्ट टाइम लिखा। मुझे पियानो की अलिफ बे भी नहीं पता, उसके नोड्स क्या होते हैं, उसमें हर्ट्स क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। और मेरी तबीयत बन गई एक दफा उसको लिखते लिखते के, और बीच में तो मैंने सोचा छोड़ दूं उसको। मैं कहा नहीं, ऐसी तैसी इसकी, पियानो इंसान नहीं बनाया ना, तो इंसान ही लिखेगा इसके ऊपर। जिद लगा ली कि लिखूंगा उसको, बैठ के लिखा है बदल फिर उसको। उसने कहा ठीक है पकड़ो, 1 लाख रुपए महीने का। वो हम करेंगे इसके अंदर। उसको हम कहते हैं एससीओ। भी एससीओ पे नहीं आया मैं। हाँ वो हम सारा कवर करेंगे। हम कीवर्ड कवर करेंगे ना इसमें, एससीओ कंटेंट राइटिंग, इसमें कीवर्ड डिस्कस करेंगे। अभी हम एससीओ की तरफ भी आ रहा है, तो ये तो अर्निंग वाला पॉइंट सर ने छेड़ दिया। इंटरनेशनल बात करें अगर, ऑन एन एवरेज ये स्टैट्स अभी गूगल पे पड़े हुए हैं, तो तकरीबन 30,000 बेसिक, 48,000 एवरेज और 60,000 एक्सपर्ट डॉलर पर एनम, ये रेट है जनाब। ये डॉलर्स में लिखे हैं, लिख देता हूँ। डॉलर लिखा गया, डॉलर पर एनम सालाना। 30,000, 48,000, 60,000, ये कंटेंट राइटिंग। 2500 नहीं सर, हाँ पर मंथ $2500 जी। $2500, दो दो 40 और 4 40, 5,50,000, 5.5 लाख पर मंथ। 48,000 का उस हिसाब से 60,000 का, $5,000 पर मंथ, तो 12 लाख। तो ये एक एवरेज स्टैट्स कहते हैं। ये स्टैट्स कहाँ पे कहते हैं? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ मच एवरेज कंटेंट राइटर इन यूएस, हम राइटिंग में जो भी स्टैट्स, जो भी चीज देख रहे होते हैं, वो हम यूएस के हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि हमारे 90% प्लस जो ऑडियंस है वो यूएसए की होती है। उसके बाद बाकी यूके की रह जाती है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया ये कैडा रह जाते हैं। उसके बाद फिर यूरोप रह जाता है। फिर यूरोप जर्मन है तो वो जर्मनी में जरा पर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जर्मनी में मैंने एक दफा वेबसाइट करने की कोशिश की थी, तो वो कहते हैं जनाब आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए। मैं कब जर्मनी कौन सी, तो बैठ के भाई जहाँ है वहाँ ठीक है, इंग्लिश तो बोल लेते हैं टूटी फूटी। तो वो उसके लिए जर्मन चाहिए होती है। अरब अमारात में अरबी चाहिए होती है। मेरे एक दो दोस्त हैं जो वहाँ पे एसईओ का काम करते हैं दुबई के अंदर, तो कहते हैं हमारे साथ उन्होंने एक अरेबिक पर्सन भी बिठाया, तो जो ट्रांसक्रिप्टर होता है, जो ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होता है इंग्लिश टू अरेबिक, क्योंकि क्यूरीज अरेबिक में आ रही होती है पूरे गल्फ कंट्रीज से। तो ये मसला आता है। तो ले देके हमारे पास फिर ये आपका अमेरिका पूरा, आपका यूके, आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से भी काम आता है, ऐसी बात नहीं, इंग्लिश का काम होता है, तो वहाँ पे जो बिजनेस है वो इंग्लिश में ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिखवा रहे होते हैं। वहाँ पे मूविंग एंड शिपिंग का बहुत बड़ा सेक्टर है, बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है पूरे दुबई में, ये जो मूविंग एंड शिपिंग करते हैं। हमारे यहाँ जैसे घर शिफ्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, ट्रक बुलवा लिए, रेडे बुलवा लिए, खुद ही 2 4 मजदूर रखे। वहाँ ये सीन नहीं है। वहां पे लोग ऑफनली घर शिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ साल साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी की अपनी जगह तो है नहीं सिवाय अरबियों की। उन्होंने घर चेंज करना था, तो उसके लिए वहां पे एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है वहां पे। किट इसका, केटरिंग, एक इवेंट्स का बहुत बड़ा काम है वहाँ पे। उसके आर्टिकल्स का काम होता है, तो पूरे दुनिया में जा रहा होता है, पूरी दुनिया से राइटर्स वो लोग हायर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है। मतलब वो दिरहम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो कोई अगर कह रहे हैं कि 10 दिरहम में आर्टिकल, 10 दिरहम का मतलब 6,000। तो यहाँ अगर उसको 1 रुपया दो, 2,000 वर्ड का तो 2,000 बनते हैं, वहाँ 1,000 आर्टिकल का 10 दिरहम मिल जाए तो वो 6,000 रुपये बनते हैं। 4,000 रुपये का फर्क आ गया, मतलब ह्यूज। थ्री मल्टीपल लग रहे हैं उसको। तो वो डिफरेंस आ जाता है। फिर वहां पे जो मूविंग एंड शिपिंग का बिजनेस है, कि वहां पे मतलब प्रॉपर वे में शिफ्टिंग होती है, कि आपने अगर घर शिफ्ट करना है आप कंपनी को कॉल करेंगे, कंपनी के बंदे आएंगे, वो बॉक्सेस, पैकिंग का सामान सब कुछ लेकर आएंगे। आपने हाथ भी नहीं लगाना किसी चीज को, वो आपकी हर चीज को
रैप करके बॉक्स में रखेंगे, पैक करेंगे, उनके प्रॉपर कंटेनर होंगे, वो जाएंगे, आपने जहां जाना है वहां जाके जहां जहां आपको चीजें सेट करनी है, आपका बेड, आपका कमरा, आपकी वो हर चीज वो सेट करके पैसे लेके चले जाएंगे। तो उसका प्रॉपर बिजनेस है वहाँ पे, और इनकी बेतहाशा वेबसाइट्स पूरे गल्फ के अंदर, ये पूरे गल्फ में काम होता है, उनका काम बहुत आता है। तो वो है हमारे पास एक, वो उसको अप्रोच करना आसान होता है, दुबई वाली जरा आसान अप्रोच है, क्योंकि वहाँ मतलब एक एवरेज इंग्लिश पे चल जाती है। अगर हम यूएस पे जाएं तो वहाँ हमें बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, तो यूएस में अगर एडवांस लेवल पे जाएं किसी अच्छे क्लाइंट के पास, तो वो फिर बहुत अच्छा क्वालिटी, उसमें फिर एसईओ की चीजें भी आ जाती हैं। तो ये इनकम की बात कर ली। अब सवाल आता है कि हम इसमें क्या सीखेंगे, इस ट्रेनिंग में हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने करना है, क्यों हम इकट्ठे हुए हैं, किस मकसद के लिए। डिजिटल मार्केटिंग, सबको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि डिजिटली हम चीजों को मार्केट कर रहे होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट कर रहे होते हैं। आप भी डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत ही आज यहाँ पे बैठे हैं। आपने फेसबुक पे चीजें देखी, हमने अपनी एक टारगेट ऑडियंस को, क्या हम इस ऑडियंस को सिखाना चाहते हैं, हमने उनको एक मैसेज कन्वे किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए जो कि फेसबुक यूज करता है, उसके जरिए एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने एक इम्प्लीमेंट किया। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग में यूज किया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आगे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सर्च इंजन। ये दो, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बेतहाशा। सोशल मीडिया इसके अंदर फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारी चीजें आती हैं। सर्च इंजन में हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन आ जाते हैं, जिसमें से गूगल, डक डक गो, याहू, बिंग और एक दो और है। तो इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो गूगल का है, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल का है। हम कुछ भी कहते हैं यार गूगल कर लो, कोई मसला यार गूगल से देख लो, सर में तो कर दो यार गूगल कर लो, स्कॉलरशिप्स के बारे में चेक करना है गूगल कर लो, मतलब वट एवर वी वांट टू सर्च, हम कहते हैं गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो। अब गूगल पे जाके, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें जब एक क्यूरी आती है, एक सवाल आता है, तो गूगल उस सवाल से रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज जनरेट करके उसको वहां पे डाल देता है। और जैसे ही गूगल हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज जनरेट करता है, तो उसके अंदर वो देखता है कि किस किस क्यूरी पे जवाब है और किस किस क्यूरी पे जवाब नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन से निकल आई ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं एसईओ। एसईओ को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल स्किल्स। कहते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपको एसईओ नहीं आती, तो आप डिजिटल मार्केटर कहलाने के लायक भी नहीं, या एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं हैं। आपको एसईओ आनी चाहिए। उसमें फिर फर्दर कैटेगरीज है, ई कॉमर्स की अलग है, ब्लॉग साइट की अलग है, सर्विसेज साइट्स की अलग है। तो हम एज अ राइटर जो काम कर रहे होते हैं, हम सर्विसेज और ब्लॉग, हम दो साइट्स को देख रहे हैं। ई कॉम में हमारा काम लिमिटेड हद तक होता है, वो बेसिकली ई कॉमर्स के लिए प्योर एसईओ का बंदा चाहिए होता है, जो कीवर्ड्स के जरिए सिर्फ ई कॉमर्स की एसईओ कर रहा होता है। हमारे पास क्या स्किल होती है राइटर्स के पास, कि हम सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बेस्ड वेबसाइट्स, इनके लिए हम काम कर रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। पीछे कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। सर्विसेज बेस्ड साइट्स होती हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, अकाउंटेंसी की हो, कोर्सेज की हो, किसी भी बिजनेस की, इनफैक्ट मार्केटिंग की सर्विसेज क्यों ना हो, या हमारे पास हो कोई ब्लॉग साइट, किसी ने ब्लॉग बनाया हुआ है हेल्थ के ऊपर, वो हेल्थ के ऊपर लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। किसी ने बनाया हुआ है एजुकेशन के ऊपर, किसी ने बनाया हुआ है स्कॉलरशिप के ऊपर, किसी ने बनाया हुआ है ट्रैवलिंग के ऊपर, वो लोगों को बता रहा है कि 10 बेस्ट प्लेसेस यू मस्ट विजिट इन 2023। वो बता रहे हैं कि 10 बेस्ट राइटिंग स्किल्स यू मस्ट नो बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग कंटेंट राइटिंग। वो कोई भी कीवर्ड हो सकता है, कोई भी सवाल हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्किल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी सारी गेम है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं। पहली चीज समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में हम डिफरेंट स्किल्स के जरिए चीजों को मार्केट कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हमें डिफरेंट स्किल्स भी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको ग्राफिक चाहिए, आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आपको
सोशल मीडिया, फेसबुक मार्केटिंग आनी चाहिए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आनी चाहिए। तो उस पर आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये 3 स्किल हो गई, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये तो सिर्फ उस एक पेज को रन करने के लिए 3 स्किल्स की जरूरत है। सोशल मीडिया, ग्राफिक और कंटेंट। कंटेंट है, कंटेंट कहीं जा नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी जाओगे ना, आपको कुछ ना कुछ लिखना है। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, यूट्यूब का चैनल है, स्क्रिप्ट लिखना है, कंटेंट राइटर आ गया। कंटेंट राइटर तो पीछे है हर जगह पे, वो नहीं छोड़ सकता किसी को। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो ना, गूगल कहता है डिस्क्रिप्शन लिखो साथ में। गूगल ने मैंडेटरी कर दिया है अभी हर जगह पे। आपका यूट्यूब चैनल है, वो कहता है डिस्क्रिप्शन लिखो, उसके बगैर वो आपका चैनल रैंक ही नहीं करेगा, डिवाइस ही नहीं करेगा। हाँ, किसी को आप लिंक दे के दिखा दे तो दिखा दे, बट वो ऑर्गेनिकली खुद से ग्रो नहीं कर सकता चैनल। क्यों? उसमें आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होगी। उस डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स होते हैं जो आपने बात की, कि हमें किस कीवर्ड के ऊपर उस वीडियो को रैंक करवाना है। मुझे मेक मनी ऑनलाइन पे रैंक करवाना है, मुझे लर्न एसईओ कंटेंट राइटिंग पे करवाना है, मुझे मुल्तान हिस्टोरिकल प्लेसेस पे करवाना है, मुझे ब्लू पॉटरी पे करवाना है, किस पे करवाना है? तो मुझे उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट, एक कंटेंट प्रोड्यूस करके वहां कंटेंट राइटर वहां भी बैठा हुआ। सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। पहले सोशल मीडिया में हम क्या करते थे, एक इमेज डाला, बूस्ट किया, ट्रैफिक आना शुरू हो गई। अब ऐसे नहीं। अब फेसबुक ने सोशल मीडिया के बकायदा रूल्स अनाउंस कर दिए। वो कहता है आपका एक पेज है, वो आपकी एक शॉप है, शॉप पे जाते मार्केटिंग नहीं करनी, दुकान सजानी है पहले। दुकान सजाने के लिए आपको डिजाइन चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, आपको कंटेंट नहीं, आपको हेल्पफुल कंटेंट चाहिए। आप अपने दिमाग में एक एक बात बिठा लो, हेल्पफुल कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट, कंटेंट नहीं, हेल्पफुल कंटेंट। मुझे यहाँ से कराची जाना है, एक बंदा मुझे कहेगा यार वो ट्रेन पकड़ो और कराची चले जाओ। दूसरा बंदा मुझे कहता है यार फलानी बस है उसमें बैठो, बस नंबर फलाना, वो इतने पैसे लेगी आपसे। और ये ऑटो है, वो ऑप्शन है, वो इतने पैसे लेगा। उबर करा लो, करीम करा लो, वो इतने पैसे लेगा। बाइकिया करा लो, वो इतने पैसे लेगा। अभी वो उसने स्टेशन पहुंचाया ही नहीं है, पहुंचाने से पहले उसने आपको 4 रास्ते बता दिए। दिस इज कॉल्ड हेल्पफुल कंटेंट। मैंने कहा कराची की ट्रेन है, जाओ पकड़ लो। उसने कहा जी यूं करोगे? अब ब्लॉग राइट हो रहा है, हाउ टू ट्रेवल कराची, फ्रॉम मुल्तान टू कराची। कि जनाब आप लोकेशन देखें, लोकेशन के आसपास देखें रिक्शा कौन सा है, बस कौन सी है, मेट्रो चलती है नहीं चलती, बाइक या उबर करीम है, सारा कुछ देख लिया। ये इतने पैसे लेगी, ये इतने पैसे लेगी, ये इतने पैसे लेगी, ये इतने पैसे लेगी। कुछ चारों की प्राइसेस लिख के लिंक कर दिए कि अगर आपको क्रीम करानी है तो उस पर क्लिक करो। इंटरनल लिंकिंग इसको बेचती है। अक्सर आप ब्लॉग के अंदर देखते हो कि लिंक होते होंगे। उबर करानी है, क्लिक हेयर, उबर करा लो। मेट्रो करानी, क्लिक हेयर, मेट्रो की डिटेल आ गई। बाइक करानी, क्लिक हेयर, राइडर विल बी एट विद यू। अच्छा, अभी उसने घर से नहीं निकाला आपको भी, तो वो बता रहा है सिर्फ आपको, हेल्पफुल कंटेंट, वो हेल्प कर रहा है आपकी। बाइकें करा ली, अच्छा जी, आपने अपना एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज कर लिया कि आपने स्टेशन कैसे जाना है। अच्छा जी, अब स्टेशन भी नहीं पहुंचा रहा, वो आपको कह रहा है कि आपने कराची जाना ना, उसके लिए भी फर्दर ऑप्शन है। बस स्पेशल मोड है, आपको डेवो है आपके पास, फलानी फलानी नियाजी कोच है, फलानी फलानी ट्रेन है, ये ट्रेन में भी उसने कहा जी स्लीपर है, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, ये है। अभी उसने आपको स्टेशन में भी नहीं पहुंचाया, उसने तो सारी जगह बता दिया। इसकी बस इतनी इस तरह की है, इसकी इतनी टिकट है, इसकी इतनी टिकट है, इसकी इतनी टिकट है, इसकी इतनी टिकट है। उसने आपको फिर वहां पे ऑप्शन दे दिए, सबके लिंक्स दे दिए। और नीचे गए, अच्छा अगर आप फैसल मोड से जाते हैं तो उसके रिव्यूज लिख दिए, ट्रेन के रिव्यूज लिख दिए, फलाना फलाना रिव्यूज लिख दिए, रिव्यू लिख के लिख के लिख के लिख के उसने 2 हजार में पास कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हेल्पफुल कंटेंट। तो अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, या गूगल कहता है कि अगर आपको किसी कंटेंट को रैंक करवाना है तो कंटेंट मस्ट बी अ हेल्पफुल कंटेंट। ऑप्टिमाइजेशन है क्या? बेसिकली बेसिकली एसईओ को मैं अगर समराइज करूं तमाम चीजों में, एसईओ 3 तरह की होती है। अगर मैं इसको जेनेरिक करूं तो एसईओ इज अबाउट के आपने लोगों के सवालों के जवाब देने। वो सवाल जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं लेकिन उनको उनके जवाब नहीं मिलते, हम उनको उनके जवाब देके उनकी हेल्प करते हैं। तो जब गूगल देखता है कि यार इस ब्लॉग ने या इस वेबसाइट ने फलाने कीवर्ड को सर्व किया हुआ है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है सर्व, के साथ में लिखवाऊंगा आपको, आप इजी हो जाएगी। आज क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, सारा कुछ आपको नोट्स पे मिल जाएगा। आपने जहाँ पेन चलाना है वहां बता दूंगा कहाँ पेन चलाना है, सली के लिए नोट करना तो कर लें, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी आपको। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि यार
एक होता है सर्व क्यूरी, एक होती है अंडर सर्व क्यूरी। सर्व क्यूरी वो होती है जिसका हमें जवाब मिल रहा होता है, अंडर सर्व क्यूरी वो होती है जिसका हमें जवाब नहीं मिल रहा होता। तो हम एज एन एसईओ एक्सपर्ट क्या करते हैं, या कोई भी एसईओ एक्सपर्ट क्या करता है, वो अंडर सर्व क्यूरी निकालता है। वो जो क्लाइंट कहते हैं ना मुझे फलाने कीवर्ड पे लिख दो, अब आप सोच के भी किसी ने सोचा कि ये कीवर्ड ही क्यों दे रहा है भाई, इसके इर्द गिर्द और भी तो होते होंगे। बेसिकली वो उसकी नजर में एक अंडर सर्व क्यूरी होती है जिसके ऊपर गूगल के ऊपर सही से जवाब नहीं दिया गया होता या दिया ही नहीं होता। तो वो फिर उसके ऊपर कंटेंट राइट करवाते हैं। जब गूगल पे लोग उस क्यूरी को सर्च करते हैं तो आपकी साइट वहां पर हाजिर हो जाती है। जब साइट हाजिर हो रही होती है तो लोग उस पर बार बार आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, साइट रैंक होना शुरू होती है। जब रैंकिंग के वो तमाम फैक्टर्स पूरे कर लेती है तो गूगल में फिर वो उसको अप्रूव करवाते हैं, फिर गूगल उस पर एड्स चलाता है, जिस एड्स के बदले में उस वेबसाइट ओनर को पैसे मिलते हैं। लिखने वाला क्लाइंट कंटेंट राइटर, जो काम करवा रहा है वो ब्लॉगर, ब्लॉग ओनर, वो वहां से फिर हजारों डॉलर्स कमा रहा होता है। आपको कुछ हजार देके हजारों डॉलर्स कमाना, चंद हजार रुपए देके चल हजार डॉलर्स कमा रहा होता है। और ब्लॉग फिर आगे सेल होता है 30 मल्टीपल पे। दो तरह के ब्लॉग होते हैं, एक सिंपल ब्लॉग होता है इसको हम कहते हैं एडसेंस ब्लॉग, और एक होता है एफिलिएट ब्लॉग, इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग में कहते हैं, जिसपे लोग अमेजोन की प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो सेल होता है 45 मल्टीपल पे। यानी कि मैंने एक ब्लॉग बनाया और वो ब्लॉग मुझे महीने का $1000 दे रहा है कमा के एड्स के जरिए, तो वो 30 मल्टीपल पे बिकेगा, $30,000। अगर उसको सेल करना चाहिए, वो मेरा एसेट है। जैसे हम घर बना के बेच देते हैं, जैसे हम कोई गाड़ी ली, बेच दी, सेल परचेज कर ली, वो एक एसेट है। तो इसी तरह डिजिटल इंडस्ट्री में, आईटी की इंडस्ट्री में, ये हमारा एसेट होता है। मैंने खुद भी अपनी 2 साइट्स बेची हैं, अभी आजकल मैं नई पे काम कर रहा हूँ। $1000 अगर वो एफिलिएट है, अमेजोन वाली पे मैंने अभी तक काम नहीं किया क्योंकि बहुत टफ काम है और बहुत टफ होता जा रही है। वो 45 मल्टीपल पे बिकते हैं, इनके $45,000। ये पीकेआर नहीं है, डॉलर है। वो आपके पास फिर बल्क में पैसे आते हैं। ब्लॉग जो है नॉर्मली 6 से 8 महीने में रहते हैं, अगर आप सही से चल रहे हैं। 6 से 8 महीने, साल लगा लो। मतलब ये एक आइडियल टाइम है कि 6 to 8 मंथ, 8 मंथ्स में आप, मैंने 4 महीने में भी रैंक किया हुआ है, बिक भी गया आगे। कराची के एक बंदे ने खरीदा, 4 महीने में रैंक हो गया। किसे? देखो, आपने एक ब्लॉग बना लिया, जैसे एक प्रॉपर्टी है, वहां से पता ₹1,00,000 महीने का रेंट आ रहा है, ऑनर ने उसको एज इट इज बेच दिया, खरीदने वाले को ₹1,00,000 तो आ रहा है, उसका कैसेट भी बन गया। और वो उस एसेट में इंप्रूवमेंट कर ले, वो क्या चाहे सिंगल स्टोरी में डबल स्टोरी आपको वाले भी रेंट को दे, या इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे कोई और बिजनेस पोर्शन में आके हॉस्टल खोल देता हूँ, ये कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, तो वो इनकम बढ़ा सकता है। तो वो एक यूं समझ लो कि चलता कारोबार खरीद लेना, चलता कामयाब कारोबार खरीद लेना। अब जिसने बेची, उसने महीने का $1000 भी उठाया वहां से, प्लस उसने उसको 30 पे मल्टीप्लाई करके बेच भी दिया। और जिसने खरीदी, उसने इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन उसको महीने का $1000 भी पता मुझे आ रहा है यहाँ से। इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो राइटर के 2 लेवल होते हैं, एक तो होता है कि वो लोगों को सर्विसेज दे रहा होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कितना है और इंटरनेशनली कितना है, ये वो सर्विसेज वाला सेक्टर था। दूसरा वो कि वो उसको अगर इन फ्यूचर वो कहता है यार मैं कुछ साइड इनकम में कुछ करना, जैसे हम लोग क्या करते थे और अभी वही कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए भी काम करें लेकिन साथ में अपने को 1-2 वेबसाइट बना के छोड़ी, थोड़ी 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 थोड़ी, नहीं डेली टाइम दे सकते, चलो कभी कभी लिखवा लिया, किसी से लिखवा लिया, तो अच्छा निकला तो उससे लिखवा लिया, और कभी खुद बैठ के लिख लिया, तो वो चलता रहता साइड पे। मतलब उसमें ये फजूल किस्म का कंटेंट नहीं, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे तो फजूल सा कंटेंट डाला है वैसे ही, बस ये दिखाने के लिए क्लाइंट्स को। उसको टाइम भी नहीं मिलता सेट करने का। ब्लॉग साइट्स मेरी अलग है, और ब्लॉग साइट हम किसी को दिखाते भी नहीं होते, मजे की बात। ब्लॉग साइट कभी भी किसी को नहीं बताते कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग साइट कर बना रहा हूँ, या किस टॉपिक पे मैं ब्लॉग करता हूँ, नहीं बताते। इसकी वजह है, ब्लॉगिंग के अंदर एक होती है नीश, तो सारी हम पढ़ेंगे आगे। नीश मैंने टॉपिक, कि मैं ट्रैवलिंग पे काम करता हूँ, ट्रैवलिंग एक मेजर नीश है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो बड़ी, माइक्रो छोटी। तो पहले काम होता था मैक्रो पे, और बड़ा आसानी से होता था। अब मैक्रो के साथ साथ माइक्रो पे भी तवज्जो दी जाती है, कि मैंने अगर ट्रैवलिंग पे काम करा तो ट्रैवलिंग में डोमेस्टिक ट्रैवल भी है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी है,
और उसमें मैं ट्रैवलिंग की टिप्स पे बात कर लूँ, मैं ट्रैवलिंग के मसाइल पे बात कर लूँ, मैं ट्रैवलिंग के मोड्स पे बात कर लूँ, मैं टूर एंड ट्रेवल्स पे बात करूँ, तो ट्रैवलिंग में बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती है। ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग विद फैमिलीज, ट्रैवलिंग विद किड्स एंड विदाउट किड्स, मसले मसाइल, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो सब हम ना नैरो डाउन करते जाते हैं चीजों को ऐसे। तो नीश किसी को नहीं बताता, तो और आपने भी नहीं बतानी अगर इन फ्यूचर आप स्टार्ट करते। तो बात हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें हमने सोशल मीडिया का मोड देखा और सर्च इंजन का मोड देखा। सोशल मीडिया में हमने देखा लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फिर आता सर्च इंजन, सर्च इंजन में हमने और बहुत सारी चीजें देखी। गूगल सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे है, सबसे ज्यादा काम इस पे है। तो गूगल के अंदर एसईओ होती है उस इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करना, कि मुझे अगर कोई काम करना है तो मुझे उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गूगल पे जाके लिखता हूँ 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो मैंने क्या लिखा, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन। वो मुझे कितनी रिजल्ट्स दे सर्च दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि गूगल हमारा जीपीएस ट्रेस, आपको पता है जीपीएस में वीपीएस भी आ रहा है। देखिए किसी ने वीडियो, जीपीएस तो होता है ना आपका ज्योग्राफिक लोकेशन होता है। अब एक जीपीएस आ रहा है आपको वीडियो बेस्ड लोकेशन देगा, आपको ज्यादा वीडियो भी दिखाएगा। आप जहां है ना आपकी वीडियो भी आएगी, मतलब उस एरिया की, मतलब किसी घर को देख रहे तो उस घर की बकायदा आपको वीडियो भी, विजुअल दिखाएगा आपको, विजुअल्स। खाली वो आपको मैप नहीं दिखाएगा, विजुअल्स दिखाएगा। पहले कुछ कुछ जगहों पे था अमेरिका में और कनाडा में। अब ये पूरे वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब आप बकायदा घर देखें तो घर आपको बकायदा घर नजर आएगा, किस रंग की ईंट लगी हुई है, किस रंग का वो सारा एरिया नजर आएगा प्रॉपर, जैसे एक विजुअल होता है, पिक्चर होती है। अच्छा, अब वो इस लोकेलिटी में वो मुझे बता रहा है कि 10 बेस्ट प्लेस टू विजिट इन वाला जो कीवर्ड है, ये सर्च हो रहे हैं हमारी लोकेलिटी में, मतलब मुल्तान या गूगल मेरी जो भी लोकेशन ले रहा है इस कीवर्ड से रिलेटेड। मैं जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं कहता हूँ जी मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया में फिरने के लिए बेहतरीन प्लेसेस कौन सी। स्पेस दबा देता हूँ, कीवर्ड आगे हो, इसको हम कहते हैं गूगल सजेशंस। एक कीवर्ड जब कोई सर्च करता है ना, तो गूगल उससे रिलेटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स, इसकी कोई फहरिस्त फिक्स नहीं है। वो कोई कहता है थाउजेंड्स होते हैं, कोई कहता है हंड्रेड्स होते हैं, कोई कहता है 100 से बिलो होते हैं। हर किसी का अपना मतलब है, बट गूगल भी नहीं बताता कि वो कितने होते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके कितने आगे वेरिएशंस निकलते हैं। तो मैक्सिमम वेरिएशंस गूगल निकाल के फॉरन से उस एल्गोरिदम में ऑटोमेटिकली कर देता है। अब मैंने ऑस्ट्रेलिया के आगे स्पेस, सिर्फ स्पेस किया तो वो मुझे देखो वो आगे मजीद दे रहा है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को सर्च करता हूँ, तो अब वो मुझे सर्च इंजन को पता चला कि ये यूजर जो है 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहता है। तो दिस इज अ कीवर्ड। मैंने उसे कहा मुझे 10 बेहतरीन जगह दिखाओ। मैंने उसे 11 नहीं कहा, मैंने उसे 12 नहीं कहा, मैंने उसको 8 नहीं कहा, मैंने उसको 5 नहीं कहा, मैंने उसे कहा 10 बेहतरीन जगह। तो वो मुझे 10 बेहतरीन जगह दिखाएगा। अब टॉपिक में आप देख सकते हैं 16 भी आ रही है, 23 भी आ रही है। इसका मतलब है कि 10 पे इतना नहीं लिखा। समझ आई बात? पहली कितनी आ रही है? 15। 10, 10 यूट्यूब वाली है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है गूगल के ऊपर जो 10 बेस्ट प्लेसेस पे लिखा हुआ और वो टॉप पे रैंक कर रहा हो। वो वीडियो है। 10 बेस्ट प्लेसेस देखें, यूट्यूब की वीडियो आ रही है। तो ट्रैवल, ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल पे को लिखता है तो उसके लिए ये एक लूप होल है कि 10 बेस्ट प्लेसेस पे तो कीवर्ड रैंक ही नहीं करना। अगर वो ट्रैवलिंग की नीश को पकड़ लेता है और वो उसके अंदर सही से वेबसाइट बनाता है, तो उसके लिए ये एक गैप है कि 10 बेस्ट प्लेसेस वाले वर्ड के ऊपर टॉप पे कोई रैंक नहीं करता। टॉप पे तो यूट्यूब वीडियो आ रही है। ये रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, हम कहाँ से लूप होल निकालते हैं, हमें कैसे अंदाजा होता है कि ये कीवर्ड में गैप है, इसमें गैप नहीं है, ये हम सारा सीखेंगे इस ट्रेनिंग में। कीवर्ड वाला बकायदा आपका लेक्चर अलग से होगा, जिसको एसईओ कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, वो हम इसमें करेंगे। लिखने के साथ साथ हम रिसर्च भी करेंगे। अच्छा, अब नीचे के देखो,
15 टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन ऑस्ट्रेलिया, 15, उससे नीचे 25, फिर 10 वाला आ रहा है नीचे। वेबसाइट कौन सी है? ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको ट्रिप्स एडवाइस करती है। ये ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग भी वेबसाइट ही होती है, लेकिन ये एक, जस्ट उसने बताया कि जी ये 10 प्लेसेस है, और आई थिंक इस पे आर्टिकल वगैरह नहीं लिखा हुआ, देख लेते हैं शायद लिखा हो। ऐसा हो नहीं सकता ना लिखा हो उसने। लिखा हुआ नहीं, साइट की टाइप्स होती हैं। नहीं लिखा हुआ इसने। उसने ब्लॉग नहीं लिखा हुआ। इसने देखो इमेजेस बता के सिर्फ आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बताए हैं। तो अगर मैं एक ऐसा आर्टिकल लिख लूं, 10 बेस्ट प्लेसेस यू मस्ट विजिट इन ऑस्ट्रेलिया, और उसमें मैं 10 प्लेसेस के बारे में एक एक करके लिखूं, उस प्लेसेस में आप क्या खा पी सकते हैं, आपके लिए रहने के लिए बेस्ट होटल्स कौन से हैं, रिजॉर्ट्स कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, और एक 5,000 वर्ड का बेहतरीन सा आर्टिकल लिखूं, यूं रैंक होगा। क्योंकि टॉप पे कोई आ ही नहीं रहा। एक आर्टिकल में 10 प्लेसेस होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट किया कि यार मैंने यहाँ से एनालिसिस किया, जो हम करेंगे आगे सिखाऊंगा आपको, उसको हम कहते हैं सर्प्स एनालिसिस, तो एडवांस बात हो गई है। सर्प्स एनालिसिस, एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि यार लोगों ने इस पे मैक्सिमम लिखा हुआ 2,000 अल्फाज पे, और मेरे पास 10 प्लेसेस है, तो मैं अगर हर प्लेस के ऊपर 800 अल्फाज लिख दूं तो 4,000 अल्फाज बन गए, या मैं 1,000 अल्फाज एक प्लेस पे लिख दूं तो 10 अल्फाज बन गए, या 500 भी एक प्लेस पे लिख दूं तो 5,000 अल्फाज बन गए, तो मेरे पास अंदाजा अंदाजा हो जाता था। तो साइट ही रैंक होती है ना। हाँ, रैंकिंग की गारंटी हम कभी भी नहीं देते होते। हम सिर्फ कहते हैं, क्लेम करते हैं अपनी एफर्ट्स की बेस पे। गारंटी कुछ भी नहीं होती। गारंटी, गारंटी एसईओ में कभी भी गारंटी नहीं। इनफैक्ट पेड मार्केटिंग में भी गारंटी नहीं होती। मार्केटिंग में गारंटी किसी भी चीज की नहीं है सिवाय जबान के। हाँ, उसको रैंक करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर सही से सर्व किया जाए, इस पर सही से बात की जाए। तो आप उस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करेंगे और देखेंगे कि लोगों ने क्या इसके ऊपर पहले से लिखा हुआ है, फिर उसका सारा डाटा इकट्ठा करके उससे अच्छा प्रोड्यूस करना। वो आपको कहेगा कि मुझे इसमें 2,000 अल्फाज लिखे थे। अब जैसे मैंने वो पियानो वाली कहानी सुनाई, उस कीवर्ड पे कोई वेबसाइट ही नहीं है। वो अमेजोन का आर्टिकल है, एफिलिएट आर्टिकल, अमेजोन के ऊपर भी वो प्रोडक्ट गिनती की पड़ी हुई है। उसने कहा आप 1,500 से 2,000 अल्फाज लिख सकते हैं। मैंने दिन में सोचा, मैंने कहा मैं उसको 2,000 लफ्ज के लिख के दूंगा, 500 अल्फाज बढ़ाऊंगा, मेरा तो पर वर्ड है, मेरे तो पैसे बढ़ेंगे। मैंने अपना सोचा ना, सीधी सी बात है, मैंने कहा मैं अगर उसको 1,500 क्यों दूं, मैं उसको 2,000 का लिख के दूंगा हर आर्टिकल। 5,000, 5 आर्टिकल है हफ्ते के, 10,000 अल्फाज। 5 आर्टिकल हैं, सब पे 2500 अल्फाज पढ़ते हैं, 2500 अल्फाज को मल्टीप्लाई कर लो 4 पे से, मेरे तो पैसे बढ़ गए। मैं कहा मैं क्यों, जब कमा सकता तो मैं कमाऊं। लेकिन उसमें डाटा ही नहीं था। वो 1,500 इतने मुश्किल से पूरी किए मैंने, 30 तान के मैंने उसको 1,700 तक ले ही गया एंड में, कुछ और चीजें ऐड कर, क्योंकि डाटा था ही नहीं उसको। तो वो बिल्कुल अंडर सर्व्ड क्यूरी थी, जिस पे किसी ने बात ही नहीं की थी, लेकिन लोग उसको सर्च कर रहे थे। तो बात हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग की, वहां से सर्च इंजन की बात आ गई। अब सर्च इंजन में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक होती है ऑन पेज, फिर होती है ऑफ पेज, फिर होती है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ होती है किसी भी साइट की स्पीड, साइट का यूजर एक्सपीरियंस। जैसे भी एक साइट है, ये इसका एक इंटरफेस है पूरा का पूरा, ठीक है, इसके पेजेस हैं,
ये टेक्निकल है, साइट का स्ट्रक्चर है, साइट कितनी स्पीड से चल रही है, यूजर को कितनी आसानी हो रही है, और इसकी कुछ बैकएंड की चीजें होती हैं कि साइट के इमेजेस कंप्रेस हो, गूगल के एतबार से कुछ टेक्निकल, वो टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट अलग होता है, वो हमारा काम है। ये डेवलपर का काम होता है बेसिकली। लेकिन डेवलपर भी अक्सर दो तरह के डेवलपर होते हैं, एक डेवलपर होता है जो एसईओ जानता है, एक डेवलपर होता है जो एसईओ नहीं जानता। तो जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं उन्होंने एसईओ एक्सपर्ट्स ऐसे हायर किए हुए होते हैं जो टेक्निकल भी अलग से कर रहे होते हैं, या उन्होंने डेवलपर ही ऐसा हायर किया हुआ होता है उसको टेक्निकल एसईओ को पता होता है कि वो एक ही तीर से दो शिकार कर लें, अलग अलग पैसे में देने पड़े। हाँ, ये स्किल आप अलग से सीख सकते हैं टेक्निकल एसईओ। हाँ, तो आप टेक्निकल एसईओ कैसे सीख सकते हैं? अच्छा, तो दूसरी बात, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ होती है आपकी वेबसाइट्स के रिलेशनशिप किसी और वेबसाइट के साथ इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट एक ग्लोबल विलेज है। यासिर शामी को जानते होंगे यकीनन आप लोग। वो कौन सा प्रो पाकिस्तानी है, कौन सा है वो, उर्दू उर्दू पॉइंट, उर्दू पॉइंट है डेली पाकिस्तान, डेली पाकिस्तान। बहरहाल, अगर किसी ने कोई चीज प्रमोट करवानी हो, यासिर शामी को बुला लो, वो उसकी वीडियो बनाएगा और वो चीज हिट हो जाएगी। एग्री करते हैं इस बात से? या किसी ने कोई चीज हिट करवानी है तो वो किसी ये कंपनीज वाले मॉडल्स को क्यों हायर करते हैं? फेमस होते हैं। किसी ने कहा कि यार फवाद खान ने फलानी चीज फलानी एड में चला की, ये वही चीज है। ठीक है ना, वो क्यों मोबाइल ने, जब क्यों मोबाइल क्लोज हुआ था तो उससे पहले उन्होंने करीना कपूर को हायर किया अपने मोबाइल की एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो पता नहीं नॉयड सीरीज आई थी, यस, नॉयड सीरीज के लिए उन्होंने, तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था, तो हम लोग के पर्सनालिटी एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमारे सर ने हमें पर्सनालिटी एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं पर्सनालिटी एंडोर्समेंट मार्केटिंग, कि आप किसी पर्सनालिटी को एंडोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़े भाई है मेरे, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन्होंने मोमर राना को भी हायर किया, जारा विलास, मोमर राना, तो वो एक थप्पा लगा रहा मोमर राना को, जारा विलास, इसे कहते हैं पर्सनालिटी एंडोर्समेंट, कि आप किसी फेमस पर्सनालिटी को कुछ पैसे देके उससे उसका इमेज बाय करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। बात समझ आ गई? इसी को कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ये हम इंटरनेट पर फेमस मशहूर वेबसाइट को कहते हैं कि यार ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारी सर्विस है, आप इसको अपने गेस्ट पोस्ट देंगे, ठीक है, वो आपको कहेंगे जी ठीक है जी, हम आपसे गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल खुद लिख के देने होते हैं, बाद में हम कोई सर्विस भी दे रहे होते हैं लोग, तो आपको आर्टिकल भी लिख देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। अच्छा, इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है बैक लिंक्स का, कि आप लोगों से स्ट्रॉन्ग बैक लिंक्स बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी चीज पे लिख रहा हूँ और उस चीज के ऊपर मैं मतलब मेरा ब्लॉग है मेरा अपना, और उस ब्लॉग के ऊपर ऑलरेडी कोई और बंदा है, या उससे रिलेटेड कोई बंदा है जिसका ऑलरेडी ब्लॉग और उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ह्यूज ट्रैफिक है, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार आप मुझे एक लिंक दे दें, आप मेरा लिंक जो है अपनी वेबसाइट पे कहीं पे अटैच कर दें। ठीक है, अब वो अपने किसी आर्टिकल में मेरा एक लिंक यूज कर ले, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जी, मैं शहजाद हाशमी का कंटेंट राइटर हूँ, और आपका जो है वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आप लिखते हैं, और आपकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप मुझे एक बैक लिंक दे दें कि आप कंटेंट राइटिंग का जो आर्टिकल लिखेंगे, उस आर्टिकल में किसी एक वर्ड को आप टेक्स्ट बना के उस पर लिंक लगा के, एंकर टेक्स्ट उसको कहते हैं, एंकर टेक्स्ट बना के, इफ यू वांट टू स्टडी कंटेंट राइटिंग देन क्लिक द लिंक बिलो टू गेट द डिटेल फॉर द डिटेल्स, और वहां पे आप मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दें, या मेरे व्हाट्सएप पे, या मेरा जो भी लिंक है वो ऑब्वियसली वेबसाइट को, तो वहां से क्या होगा, वहां से वो मुझे एक बैक लिंक मिल जाएगा, और वो कहेगा जी मैं आपसे इतने डॉलर चार्ज करूँ इस एक लिंक, लोग बैक लिंक्स बाय करते हैं, वो मुझसे पैसे चार्ज करेगा, और मेरा वो एक लिंक जो उसकी बहुत ही फेमस साइट पे जाएगा, वहां से मेरे पास ट्रैफिक जनरेट होगी, लोग आ रहे होंगे, हाँ जी हमने पढ़ा था आपके बारे में, ये है वो है, ये तो होते हैं पेड बैक लिंक्स, फ्री में भी लोग यूज कर लेते होते हैं, वो फ्री वाले भी कुछ होते हैं, खैर ऑफ पेज का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, पढ़ता हूँ चीजों में। फिर आ गया ऑन पेज एसईओ।
किसी भी वेबसाइट के अंदर 65% जो किरदार होता है वो आपका ऑन पेज एसईओ का होता है। 65% यानी कि मोर देन 60%। बाकी जो 35% है वो इन दोनों का होता है, टेक्निकल और ऑफ पेज का। टेक्निकल इजीली हो जाती है, टेक्निकल को बहुत मुश्किल चीज नहीं है, टूल्स के जरिए भी हो जाती है टेक्निकल। आप प्लगइन्स कर लें उसके जरिए भी हो जाती है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो दो चार प्लगइन्स तो मैं खुद यूज करता हूँ, साइट बेहतरीन हो जाती है। मतलब मुझे भी ऐसे ट्रिक्स पता है कि जिससे आप साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो मैंने पढ़ पढ़ के सीखी है। मैंने टूल में डाला, उसने कहा जी फलाने मसले को बड़ा सर्च कर रहा हूँ, लगा हुआ ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, करूँ, उसने कहा यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो, कर करके पता चला अच्छा हाँ साइट की स्पीड सही होगी। मेरी एक वेबसाइट है इंस्टीट्यूशन की, उसकी स्पीड 35% पे थी, 70 प्लस मैं उसको खुद ही ले गया हूँ। मैं उसमें मजीद टाइम दूंगा तो 100/100 भी हो सकती है, पर टाइम नहीं मिलता। तो टेक्निकल एसईओ हो जाती है, वो आप कर लेते हैं, उसमें टेक्निकल चीजें होती हैं। उसमें ना आपके पास कोई प्रिडिक्शन नहीं होती टेक्निकल एसईओ में। वैसे एसईओ प्रिडिक्शन पे होती है। टेक्निकल एसईओ ऐसी टाइप ऑफ एसईओ, अक्सर मेरे दोस्त हैं वो करते ही टेक्निकल एसईओ काम है, कहते यार पता करेंगे हो जानी है। और टेक्निकल काम है, कोई कंटेंट लिखना, थ्योरी, रिलेटर सर्च, इस तरह का काम नहीं। वो क्या करते हैं, एसईओ पकड़ते हैं। उसके बाद उसमें वो मतलब सॉफ्टवेयर लगाया, आप दो चार चीजें सेट की, कोडिंग शोडिंग सेट की, तो आपका टेक्निकल हो गया। उसके बाद आ जाता है ऑन पेज एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग में मदर ऑफ ऑल स्किल्स कहा जाता है एसईओ को। और एसईओ के अंदर मदर ऑफ एसईओ कहा जाता है ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ आपकी सारी की सारी बेस करती है कंटेंट राइटिंग के ऊपर। तो इसी की वजह से कंटेंट राइटर्स जो है वो वजूद में आए, लोगों ने काम स्टार्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है, कोविड से पहले मैं काम करता था, कोविड के बाद ज्यादा काम हो गया, कोविड के दौरान बहुत ज्यादा काम किया मैंने, मतलब कोविड में लोगों ने बेरोजगारियां काटी, ठीक है, और मैंने कोविड में इतना पैसा कमाया कि किसी ने सोचा नहीं होगा। हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, बट ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट हो गए। ट्रेनिंग मेरी पहले गिनती की चलती थी, फिर वो ट्रेनिंग में इतना, एक एक बैच में 200 बच्चा बैठा होता था, महीने में 2 बैच होते, मतलब 400 बच्चा महीने में सिर्फ कंटेंट राइटिंग सीखने आता था। और ग्राफिक डिजाइनिंग में जो हमारा कोर्स है उसमें 800 बच्चा महीने का बैठा। जस्ट इमेजिन कि 800 बच्चा हर महीने डिजिटल स्किल सीखने आता है। और आप जो कह रहे थे ना कि निजी स्किल से किया, फलाने जगह से किया, पेड कोर्सेज वगैरह, यूट्यूब से देखा, फलाने को देखा, देखो वो नॉलेज बुरा नहीं है, मैं खुद भी यूट्यूब देखता हूँ, प्रैक्टिस की बात भी नहीं है। हम सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर का फर्क समझते हो? क्या फर्क होता है? सरकारी डॉक्टर क्या करेगा, आप जाए वो कहेगा ये लो, प्राइवेट में तो कहेगा जी बताइए क्या मसला है, वो आपकी बात सुनेगा, इसी का आप उसको पे करते हो, वो आपकी सुनता है, वो आपको सही कंसल्टेंसी देता है। दुनिया में सबसे महंगी जो सर्विसेज है ना पूरी दुनिया में, कंसल्टेंसी की सर्विस। आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, आप किसी को सही बताइए यार ये जगह बन रही है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, कर जाओगे, ये फलां चीज है, ये कोर्स कर लो, कंसल्टेंसी की पैसे नहीं। अगर आपको कोई सही कंसल्टेंसी नहीं देता ना, बेसिकली जो आप पे कर रहे हो ना, यहाँ पे जो पे करोगे आप कंसल्टेंसी का करोगे, स्किल यार आप कहीं से भी सीख लोगे। अब वो कंसल्टेंसी नहीं होगी ना तो स्किल नहीं सीख पाओगे, डिजिटल स्किल का। मैथमेटिक्स के लेक्चर यूट्यूब पे नहीं पढ़े हुए क्या? भरी पड़ी है यूट्यूब, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, हर चीज से। लेकिन जब तक वो टीचर सामने क्लास में खड़ा होगा आपको बता नहीं रहा कि देखो ये ऐसे करना है, हाँ भी क्योंकि सर मुझे फलां चीज समझ, तो मौके पे वो अलजबरा सॉल्व हो रहा होता है। इसका आप यूनिवर्सिटी को फी देते हैं। क्यों एजुकेशन स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा नहीं है, प्राइवेट में क्यों इतना अच्छा, लोग क्यों भागते हैं? लोग अपने पेट काट काट के अपने यहाँ पे बर्डन डाल डाल के बच्चों को बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोग। क्या वजह है? क्योंकि उन्हें पता है कि यार वहां जो बच्चा पढ़ेगा ना वो उसको ग्रो कर देंगे, वो पैसे इस चीज के ले रहे हैं, काम ही इस चीज का है, जबकि वो तो वजह वहां नहीं दी जा रही होगी। तो यूट्यूब पे आप कंसल्टेंसी नहीं ले सकते, आप मैसेज कर देंगे वो आपको जवाब दे, शायद की बात है। मैंने खुद डीजी स्किल से 6 कोर्सेज किए हैं, मैं तो झूठ बोलूं। वो 6 कोर्सेज मतलब किस तरह किए, एनरोलमेंट करवा ली, ऐसे में किसी ने बताया यार वो सिस्टम और है, मैंने एनरोलमेंट करवा लिया, सब देखते हैं, देखा देखा ना देखा, फिर एक दिन एंड पे बैठा, ऐसे ही मैं वेला बैठा था, कुछ नहीं था करने को, बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था।
क्लाइंट का काम भी हो गया, सब कुछ बिल्कुल फारिग बैठा हूँ। मैंने वो डिजिटल स्किल खोल के बैठ गया तो पूरा दिन लगाया, सुबह से लेकर रात तक मैंने दो के दो बहुत सारी वीडियो देखी। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है, इसके अंदर। मैंने कहा पता नहीं कितना क्या लाइमलाइट होगी, क्या होगा इसके अंदर, फ्री गवर्नमेंट कोर्स करा रही है। कुछ भी नहीं था उसका, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मैंने एसईओ का कोर्स देखा, वर्डप्रेस का देखा, सब कुछ देखा, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। वो शायद उसके लिए हो जिसको बिल्कुल कुछ ना पता हो चीजें, जिसके पास रिसोर्स ना हो। तो कंटेंट राइटिंग वहां से आ गई हमारे पास। अब कंटेंट में, अब ऑन पेज एसईओ में कंटेंट राइटिंग जनाब आ गई। कंटेंट का बोलबाला होने लगा जी, कंटेंट राइटिंग करनी है। कंटेंट के अंदर फिर कंटेंट से एसईओ कंटेंट आ गया। अब कंटेंट राइटर जो है उसके पास एसईओ की स्किल होना लाजमी है, ज्यादा नहीं, राइटिंग की हद तक। पहले हम सिंपल कंटेंट लिखते थे, उसमें कीवर्ड स्टफिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा चलता था, बड़ा अरसा चला था, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया उससे, रातों रात साइट रैंक की है। उसमें क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो कीवर्ड का एक स्ट्रक्चर दे देते थे और कहते थे कि जनाब ये कीवर्ड आपने 10 दफा यूज करना है, ये कीवर्ड 20 दफा यूज करना है, ये कीवर्ड 40 दफा यूज करना है, ये कीवर्ड 5 दफा यूज करना है। अब उन कीवर्ड्स के हिसाब से सेंटेंस बनाने होते थे, उसे कहते थे कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड को स्टफ करना, जगह जगह जबरदस्ती कीवर्ड डाल दें कि गूगल, क्योंकि जब आप कोई कंटेंट लिख के गूगल पे डालते हैं तो गूगल के कुछ क्रॉलर्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, वो उस पूरे कंटेंट को क्रॉल करते हैं, क्रॉल करते हैं और वो देखते हैं कि इसमें जो उसने टाइटल दिया हुआ है, जिसको हम H1 कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको लिख के एक चीज समझाऊंगा, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, और इनका मकसद क्या होता है। ये जो इसने क्रॉल किया, ये क्रॉलिंग के दौरान इसने इस टॉपिक के किस किस कीवर्ड को इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ पे इसने इस कीवर्ड से रिलेटेड बात की। इनको हम LSI कहते हैं, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कहते हैं, और चीजें होती हैं। तो उसने क्या क्या किया, फिर जब गूगल ने कहा, तो लोगों ने तो चूना लगाना शुरू कर दिया गूगल को कि वो कीवर्ड पकड़ो और उसकी क्वांटिटी देखो और उसको लगाते जाओ। वहां पे उसने बैन कर दिया। अब कीवर्ड स्टफिंग वाला कंटेंट ज्यादा नहीं चलता, वो शायद रैंक कर जाए तो कर जाए। हालांकि मैं खुद इस वक्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, वो उसमें हम कीवर्ड स्टफिंग की टेक्निक को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो स्टफिंग है जो लोग कर रहे हैं। वो भी एक टूल के जरिए लिख लिख रहे हैं कंटेंट, लेकिन वो उसमें डाटा सर्च करके लिख खुद रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कीवर्ड में हेल्प करता है उसको कि ये कीवर्ड आप 50 दफा यूज करें। मतलब पागल हो गया, 50 दफा यूज करें, 1000 2000 लफ्ज का कंटेंट है, 50 दफा एक वर्ड यूज करें, ये करें, ये करें। तो उसमें कीवर्ड इकट्ठे करो तो वो 500 अल्फाज तो कीवर्ड ही बन जाते हैं पूरे के। बाकी 500 में क्या लिखना होता है, सिर्फ वर्ब लगाने हैं, बस इज आ एम करके पूरा कर देना। तो वो फिर वे उसका एक लेटेस्ट टूल आया, उसने कहा इसको आप 50 दफा तक यूज कर सकते हैं। और साथ में उसने वर्ड की रेंज दे दी कि अगर आप 20,000 लफ्ज का आर्टिकल लिखते हो तो इस कीवर्ड को आप 50,000 लफ्ज, 12 12 हजार लफ्ज का आर्टिकल को लिखना, 12,000 लफ्ज मुंह से कहने की बात। फिर उसने कहा कि मिनिमम इस कीवर्ड को आप एक दफा दो दफा यूज कर लें तो आपकी एसईओ के लवाजमात पूरे हो जाएंगे। फिर जाकर उस कीवर्ड स्टफिंग को हमने मॉडरेट किया, मॉडर्न किया, चेंज किया। तो अब मेरा क्या रूल है, मैं कीवर्ड 3 दफा यूज करता हूँ। हमने करना है हेल्पफुल कंटेंट। कराची जाना है तो भाई ये तरीके हैं कराची जाना। उसको ये नहीं बताना कि अगर आपने कराची जाना है तो आप फैसल मोड ले सकते हैं, अगर आपने कराची जाना है तो आप ट्रेन ले सकते हैं, अगर आपने कराची जाना है तो आप बिजनेस क्लास ट्रेन में जा सकते हैं, अगर आपने कराची जाना तो अगर आपने कराची जाना है तो आप बार बार रिपीट कर दो, इट्स कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। आप स्टार्ट में लोगे अगर आपने कराची जाना है तो ये उसके तरीके। अब आप उससे आगे से आगे बात करो, बार बार उस एक सेंटेंस को रिपीट मत करो। इट दिस के अलावा मोर ओवर, हाउ एवर बट इफ, और बहुत सारे सेंटेंस स्टार्टर्स होते हैं, वो शीट में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, मेरे पास पड़ी हुई है। बात करने का मकसद ये है कि कंटेंट राइटिंग एक इस वक्त ऐसी स्किल बन चुकी है कि जिसके बगैर आपका ग्लोबल विलेज इनकम्प्लीट है। तो अगर आज के इस पूरे लेक्चर को हम समराइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या बात की और उसमें कुछ मजीद ऐड करते हैं। हमने जो मेन मेन बात की, हमने बात की सबसे पहले अर्निंग की, कि कितने पैसे हम कंटेंट राइटिंग से कमा सकते हैं। इसमें हमने लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों चीजों को देखा। हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास दो दो चीजें होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग
और साथ में एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें और चीजें भी होती हैं, ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। हम उसको ज्यादा नैरो डाउन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने डोमेन के ऊपर रहेंगे। एसईओ के अंदर हमने बात की टाइप्स ऑफ एसईओ की। अच्छा, अब एसईओ में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है ना, ग्रे ग्रे तो मिक्सर होता है। अब ब्लैक हैट में हम दो नंबर तरीके यूज कर रहे होते हैं सारे के सारे। मैं मुल्तान में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ब्लैक हैट एसईओ की है और दे आर मेकिंग मिलियंस, सीरियसली मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं ब्लैक हैट पर। रातों रात, जो कहते हैं ना रातों रात पैसा डबल, तो रातों रात उन्होंने डबल नहीं, उन्होंने उसको ट्रिपल से भी ज्यादा किया रातों रात। लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेम है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में जब वो मिलियंस इकट्ठे हो गए तो फिर मतलब मिलियंस भी तो आ रहे हैं ना। एक बंदे ने एक साल में मिलियन कमाना है, वो दो रातों में मिलियन कमा रहा है 45 घंटे में। बट उसने 2 मिलियन निकाल लिए ना। पॉइंट इसको उसने एक झटका लगाया, झटके में उसने 1 मिलियन निकाल लिया। उसको पता जो उसने एक साल में मेहनत करनी थी, उसने 2 नंबर से एक झटके में कर। तो लीगल और इलीगल हर जगह पे चल। व्हाइट हैट जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, एसईओ एक स्लो प्रोसेस होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और हम एज अ कंटेंट राइटर क्या करते हैं, हम लोगों के लिए ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट का कहानी मुख्तसर कि कंटेंट राइटर बेसिकली है क्या। कंटेंट राइटर बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर होता है जो कि कंटेंट मार्केटिंग कर रहा होता है, राइट राइट करके, और वो एज एन ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर काम करता है। यानी कि साइट के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही होती है, ब्लॉग्स लिखे जा रहे होते हैं, ब्लॉग्स के अंदर फॉर्मेटिंग होती है, कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो हमें जब जितना अच्छा नॉलेज होगा ना और हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, तो हम उतना अच्छा कंटेंट लिख के दे सकेंगे। तो टाइप्स ऑफ एसईओ हमने देखी, टाइप्स ऑफ एसईओ के बाद हमने कंटेंट राइटिंग को डिस्कस किया। अब कंटेंट राइटिंग में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं, सवाल ये आता है कि इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे कि जिससे हमें फायदा हो। बोल बोला। अ, मैं ज्यादा बेसिक पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम लेक्चर में हम देख लेंगे। या कुछ बता देता हूँ, बेसिकली दो तरह की राइटिंग, तीन चार तरह की राइटिंग मार्केट में सब चल रही है। कंटेंट राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है और एकेडमिक राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग में हमारे पास डिफरेंट फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। कंटेंट राइटिंग इज सिंपल राइट टू इन्फॉर्म, किसी को मालूमात फराहम करना, या राइट टू हेल्प, किसी को हेल्प करना। इसमें जो इस टाइप का कंटेंट लिखा जाता है उसे हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। इसमें हम आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट को या सोशल मीडिया कंटेंट को ज्यादा टारगेट करते हैं, और यही तीन चीजें। कॉपी और Amazon एफिलिएट आर्टिकल भी आता है उसमें, कमर्शियल कंटेंट जो कि बहुत एडवांस लेवल हो जाता है, वो भी शायद इस ट्रेनिंग में हम ना करें। बहुत एडवांस हो जाता है वो, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। उसके बाद हमारे पास आता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में हम कॉपीज लिखते हैं, जिसका हम कहते हैं राइट टू सेल, किसी चीज को बेचने की वजह से लिखते हैं। जैसे कि अब कॉपी कंटेंट कई जगह पे सेम भी हो जाते हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग में हम कह सकते हैं कि कोई अच्छी सी हुक स्टेटमेंट, यू वॉन्ट बिलीव दैट यू कैन मेक $5,000 पर मंथ। तो पढ़ने वाला क्या कहेगा, यार मैं $5,000 पर मंथ कमा सकता हूँ। तो ये कॉपी राइटिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कंटेंट में यूज करते हैं। बट बेसिकली कॉपी राइटिंग होती है राइट टू सेल, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना। $3.5, यस। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, किसी सेल्स पेज को लिखना। जैसे कि मेरे जेन में भी आ नहीं रहा था, मैं दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है उस ये, उसका पेज पता नहीं क्या था, सेल लाइक क्रेजी जो है ना, उसका एक पेज था।
एक वेबसाइट है उसमें ना उसने बड़ी प्यारी एक पिच दी हुई है पूरी की पूरी। ये देखिए, ये सेल्स पेज लिखा हुआ है, ये कंटेंट नहीं है। सेल्स, आसान हो जाए कुछ करते हैं। जी, एक और वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल जाए। बड़ी फेमस साइट है, जेन में नाम नहीं आ रहा। अच्छा, ये अब देखिए, ये एक उसने एक सेल्स पेज बनाया हुआ है। ये कॉपी राइटिंग का एग्जाम्पल है कि उसने क्या लिखा कि जी, उसने हाईलाइट किया हुआ कि अमेजोन बेस्ट सेलिंग बुक। अब उसने यहाँ पे एक पॉइंट को टारगेट कर लिया, और अब वो इसके अंदर ना कुछ कहानियां सुनाएगा अपने उस किताब को बेचने के लिए या कोई भी बात कंप्लीट करने के लिए। और आप देख सकते हैं उसने बीच में किस तरह हाईलाइट किया हुआ। कॉपी राइटिंग टोटली डिफरेंट होती है कंटेंट राइटिंग से। इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं, और आपकी सेल्स पेज आ जाते हैं, और सोशल मीडिया एड कॉपीज आ जाती हैं। सोशल मीडिया एड कॉपीज हम इसमें भी कवर करेंगे अपने कोर्स में, कि आपने फेसबुक पे कोई प्रोडक्ट बेचनी है, कोई सर्विस बेचनी है, तो उसके ऊपर आपको जो कैप्शंस लिखे जाते हैं कॉपी राइटिंग आइडा फार्मूला के तहत, ठीक है, या उसमें पेन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, वो हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आती है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आपकी स्टोरी राइटिंग आ जाती है, बुक राइटिंग आ जाती है। बुक राइटिंग, बुक्स लिखते होते हैं। बुक्स भी लिखी है मैंने, इसकी लीडरशिप्स के ऊपर लिखी थी, दो दो बुक्स लिखी थी मैंने। वो एक राइटर था, उसने लिखवाई थी मेरे से। यूके का था, एक यूके का था और एक यूएस का था। बाई चांस दोनों लीडरशिप के ऊपर। और उसके अलावा फिर आती है एकेडमिक राइटिंग, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज के असाइनमेंट्स, थीसिस, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च प्रपोजल्स, इस तरह के जो हम लिखते होते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, साइंस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो वो हमारी आ जाती है एकेडमिक राइटिंग। तो ये चार तरह की राइटिंग की सर्विसेज है जो इस वक्त मार्केटिंग में सेल हो रही है। अच्छा, अब एकेडमिक जो है इसको कोई लीगल कहता है, कोई लीगल कहता है कि भाई असाइनमेंट किसी और की करा आप रहे हो, पैसे आप कमा रहे हो, तो चल रहा है। कॉपी राइटिंग एक लीगल वे है काम करने का, कंटेंट राइटिंग भी लीगल वे है काम करने का। क्रिएटिव राइटिंग हर बंदे के बस का काम नहीं है, हर बंदा पोइट्री नहीं लिख सकता। पोइट्री मतलब एक बहुत बड़ा आर्ट है, पोइट्री लिखना, या स्टोरी टेलिंग पर कर लेते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना अल्फाज के जरिए वो मुश्किल हो जाता है। कॉपी राइटिंग का ये है कि शॉर्ट टर्म क्लाइंट होता है। मतलब एक क्लाइंट है, उसने अपनी कंपनी के लिए सेल्स पेज लिखवा लिया, उसकी सेल आना शुरू हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? सेल आ रही है ना, तो वो सेल एंजॉय करेगा या आपसे काम करवाएगा? उसने आपसे जो काम करवाना था वो करवा लिया। कंटेंट का प्लस पॉइंट क्या है? मैंने कॉपी राइटिंग में भी हाथ डालने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने इसके देखे ना कि यार प्रोज एंड कॉन्स, तो मैंने कहा ठीक है, कंटेंट ही ठीक। कंटेंट में प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक क्लाइंट आपके साथ चल रहा है और आप उसे अच्छा कंटेंट दे रहे हो, तो भाई वो आपका है। उसके सर में दर्द नहीं कि वो किसी और के पास जाएगा, तो क्यों जाएगा भाई? उसकी साइट का कंटेंट रैंक हो रहा है, आपको उसे क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो, उसने कहाँ जाना है? क्योंकि साइट, वेबसाइट, ब्लॉग ऐसा है, जितना कंटेंट डाल दो उतना काम है। मजे की बात, जितना डालेगा वो उतनी ट्रैफिक आएगी और उतने पैसे उसके बढ़ेंगे। तो उसका ये नहीं है कि पैसे आना शुरू हो गए वो रोक देगा। जितने पैसे आएंगे वो कहेगा 10 आर्टिकल और डाल दो, 20 और डाल दो, 100 आर्टिकल, 200 आर्टिकल और डाल दो। तो जितने आर्टिकल और डालेगा उतने ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करेगा, उतनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी, उतनी ज्यादा उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी। क्योंकि ब्लॉग साइट के ऊपर जब ट्रैफिक आती है, तो ट्रैफिक की बेस पे जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, जितने ज्यादा क्लिक्स होते हैं, उतने ज्यादा डॉलर। तो उसके लिए वो एक अनलिमिटेड गेम है, नो बाउंड्स, स्काई इज द लिमिट वाला सीन होता है कि बस आर्टिकल अपलोड करते जाओ, कीवर्ड डालते जाओ और डॉलर उठाते जाओ। तो यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट मिलता है। अगर दो एक क्लाइंट के साथ चल रहे हैं ना, सुकून.com है, बाहर गया तो $1000 तो कहीं नहीं गया ना मेरे से, वहां पे प्लस पॉइंट मिले। तो अब हम इसमें क्या कवर करेंगे? हम इसमें स्टार्ट करेंगे जनरल आर्टिकल्स।
अब जनरल आर्टिकल एक बहुत ही बेसिक लेवल का आर्टिकल होता है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको काफी सारा एडवांस चीजें भी ऐड करवा दूंगा जो कि बाद में आपको फायदा देंगे। इसमें हम कोई एसईओ के तमीज का ख्याल नहीं रखते। ये बिल्कुल एक बेसिक से हम लिखते हैं कि जिसको कुछ नहीं लिखना आता है ना उसको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि डाटा सर्च कैसे करनी है। अब ये मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, आउटलाइन में और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जनरल आर्टिकल में डाटा सर्च होगी, फॉर्मेटिंग इसकी अलग से होती है, इसमें कीवर्ड वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये कौन लोग लिखवाते हैं? ये वो लोग लिखवाते हैं जो सिर्फ अपनी वेबसाइट का पेड बनना चाहते हैं। वो कहते हैं वेबसाइट के ऊपर बस अल्फाज पढ़े रहें और कुछ ना कुछ मालूमात डिलीवर करते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, सर्विसेज बेस्ड सेक्टर। फिर आ जाता है एसईओ, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट। 1000 अल्फाज, अगर एसईओ के एतबार से देखें तो मिनिमम 750 अल्फाज रिक्वायर होते हैं। एसईओ के एतबार से अगर एसईओ आर्टिकल लिखना है तो मिनिमम 750 अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ज्यादा हम देखते हैं कंपेटिटर एनालिसिस से कि हमारे कंपेटिटर ने कितने लिखे हैं। अगर उसने लिखे हुए हैं 2000 पे, तो हम दो पे भी नहीं लिख सकते, हमें लिखने हैं 2500। हमें हमेशा उससे ज्यादा लिखना है। हाँ, तो यही तो होता है। तभी तो लोग ऐसे कीवर्ड ढूंढते हैं जिसपे कम से कम कंपटीशन। मैंने कीवर्ड पे लिखना है और मुझे पता है 5 वेबसाइट ने ऑलरेडी उस कीवर्ड पे लिखा हुआ है, और पांचों के में जो मैक्सिमम वर्ड काउंट है वो एक बंदे ने लिखा हुआ है मैक्सिमम 1200 अल्फाज। तो मैं अब लिखूंगा 1500 पे, ताकि मैं उन पांचों को कवर करके आगे जंप कर सकूं। मैं अगर 1200 पे भी लिखूंगा तो मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा। ये चीज आपको सिखाई जाएगी इस पे कि एनालिसिस कैसे करना है, वो एनालिसिस हम देखेंगे सारा। अभी तो मैं सिर्फ राइटिंग के पोर्शन पे हूँ। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया के ऊपर दो तरह का कंटेंट लिखा जाता है, इंफॉर्मेशनल, परसुएसिव। ये आप लोगों के पेज बनवाऊंगा मैं सोशल मीडिया में। इसमें हम कैनवा को भी कवर करेंगे बीच में, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग को। इंफॉर्मेशनल कंटेंट कैसे लिखा जाता है, उसके ऊपर बुक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, हेडलाइंस कैसे जनरेट करते हैं, वो इसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। हेडलाइन जनरेटर के टूल्स होते हैं, वो टूल्स के ऊपर काम करेंगे। हेडलाइंस का क्या क्राइटेरिया होता है एसईओ के एतबार से, वो हम इसके अंदर देखेंगे। मैं भी लिख लूं ताकि मैं भी ना भूल जाऊं, क्योंकि मैं मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तो आउटलाइन सबकी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब एसईओ ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमने क्या देखना है, इसमें जो मजेदार चीज है ना, फॉर्मेटिंग तो चलेगा चलेगा, इसका फॉर्मेट मोटा मोटा बता देता हूँ। H1 सबसे हमारा जो टॉप का टाइटल होता है उसको H1 कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम यूज करते हैं कीवर्ड। ये सारा जब हम टॉपिक वाइज करेंगे ना, तो एक एक टॉपिक का मैं आपको अलग से नोट्स बना के दूंगा, वो आपको मैं गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा एक। और जब आपका क्लास ग्रुप बन जाएगा ना, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो क्लास ग्रुप में हम एक नोट्स फाइल शेयर कर देंगे आपके साथ। वो जो भी लेक्चर यहाँ होगा ना, वो मैं नोट्स के ऊपर करवाऊंगा। वो नोट्स की एक्सेस आपके पास होगी, आप उसको डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें, वो आपके पास। वो फ्री ओपन फाइल होती है वो। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम कीवर्ड के साथ गेम करते हैं, कीवर्ड को सर्व कैसे करना होता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है H2, हेडिंग टू। हेडिंग टू में कीवर्ड आता है या, या, और एल एस आई आता है। एल एस आई स्टैंड फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग, कीवर्ड वाला टॉपिक आएगा। तो एल एस आई भी एक कीवर्ड की टाइप ही होती है। इसको सादा जबान में समझाऊं तो बेसिकली फर्क है, लेकिन इसको सेकेंडरी कीवर्ड जैसे यूज होते हैं ना, उस तरह एल एस आई भी बीच में आ जाते हैं। एल एस आई का थोड़ा सा फर्क होता है। गूगल कहता है कि एल एस आई जो है, अगर आप किसी टॉपिक के अंदर एल एस आई लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग वर्ड यूज करते हैं, तो हम उस कंटेंट को ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं, हम उस कंटेंट को ज्यादा लाइक करते हैं, और ऐसे कंटेंट को हम रैंक करने में हेल्प करते हैं। एलएसआई से हम गूगल को ये बता रहे होते हैं कि हमने टॉपिक को सही तरीके से सर्व किया हुआ है। एलएसआई स्टैंड्स फॉर, अगर बहुत सिंपल करूं तो, अगर मैं बात करूं 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो ये तो मेरा हो गया कीवर्ड, या बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। अब वो बेस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? मैं नॉर्दर्न एरियाज टारगेट कर लूं, या 10 बेस्ट प्लेसेस इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो मैं इसमें टारगेट कर लूं जी नारान, कागान, शोगरान, और कौन सा है, गिलगित, हुंजा, अस्तोर, मुतासिक जगह।
अब वो जो मैंने 10 जगह उठाई है ना, वो मेरे LSI, क्योंकि मैं उस प्लेसेस वाले कीवर्ड को सर्व कर रहा हूँ फर्दर, मैं उस टॉपिक के बारे में एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ। और जब मैं लिखूंगा नारायण के बारे में, तो उसके बारे में वहां की एग्जैक्ट चीज, ये LSI में काउंट होता है, यानी कि हेल्पफुल कंटेंट। अगेन ले दे के बात नहीं आती, हेल्पफुल कंटेंट। LSI को डिस्कस करेंगे। LSI सर्च भी होते हैं बकायदा, कीवर्ड के हिसाब से हम टूल्स के जरिए सर्च भी कर लेते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद सब हेडिंग्स आ जाती हैं हमारे पास। सब हेडिंग्स को हम देखेंगे, इसमें वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसके अंदर भी हम कीवर्ड्स के एतबार से देखेंगे। और लास्ट हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंक्लूजन लाजमी नहीं है, आप कंक्लूड करें ना करें, मेरा भी यही व्यू है। कुछ कहते हैं लाजमी। अच्छा, लाजमी क्यों है, लाजमी क्यों नहीं है? कुछ कहते हैं जी लाजमी क्यों है, वो फॉर्मेटिंग के एतबार से कह रहे हो, जो फॉर्मेट है जी कंक्लूड करना चाहिए, बट कोई लॉजिकल बात नहीं है। कंक्लूड बेसिकली जो लास्ट पोर्शन होता है ना आपका सब हेडिंग्स के बाद, जो लास्ट वाला कंक्लूजन, फाइनल वर्डिंग, फाइनल वर्ड्स या रिकमेंडेशन, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कीवर्ड किस तरह का है। कोई मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूँ कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट नॉर्दर्न इंडिया ऑफ पाकिस्तान, तो एंड में मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि देखो जी, हम रिकमेंड करते हैं कि आप अगर आप ट्रैवलर और ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, तो आपको लाजमी जगहों पे जाना चाहिए, इससे आपको वहाँ पे फ्रेश एयर है, ये है वो, ऐसा करके मैंने उसको एक रिकमेंडेशन क्लोज कर दिया। ये जैसे हम यूनिवर्सिटी में जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो हम इंट्रो और आउट्रो दे रहे होते हैं। एट द एंड अब कहते हैं आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स, और एंड में अपने अपने जो क्लास टीचर होते हैं उसको थोड़ा सा अब वो कर देते हैं कि जी थैंक यू सो मच, सर ने हमें मौका दिया और हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे इस टॉपिक को सर्व किया, तो वो क्या होता है, वो हमारे क्लोजिंग होती है उस टॉपिक की। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, इंट्रो और क्लोजिंग। तो वो रिकमेंडेशन देनी है, कंक्लूड करना है। अगर तो कोई स्टैटिस्टिकल या कोई मसले मसाइल या कोई पॉलिटिकल किस्म का टॉपिक लिख रहे हैं हम, पॉलिटिकल, तो उसमें फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। क्या आपने पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस कर लिया और एंड पे अपना एक वर्डिक्ट दे दी? मैं एज अ राइटर मैं ये ओपिनियन देता हूँ कि इसमें ये ऐसे। फाइनल वर्डिक्ट वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन हम लोग एज अ राइटर थोड़ी सी फनकारी कर जाते हैं, कंक्लूजन की जगह फाइनल वर्डिक्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं, फाइनल वर्ड यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड से हटके। तो वो अगर अब ये राइटर पे डिपेंड कर रहा होता है या क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है अपर का, वो है लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहा था, वो इकट्ठे प्रोजेक्ट देता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी आपने कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अब उसका आर्टिकल ही 500 वर्ड का होता है, 500 एक कहता है, 501 भी ना हो, 500 वर्ड्स एग्जैक्ट, उसमें भी उसको कंक्लूजन चाहिए होता है। चाइनीज है वो, उसमें से इंट्रो और कंक्लूजन आधा आर्टिकल तो वो खा जाता है, हालांकि मुझे फायदा है उसमें, मुझे उसमें ज्यादा फायदा होता है कि मुझे बीच में कम लिखना। 500 वर्ड तो मतलब आधे घंटे में पूरे हो जाते हैं। उसको मैंने समझाया, मैंने कहा भाई इतने वर्ड में कंक्लूजन या तो वर्ड बढ़ाओ, कह रहा नहीं, लिख दो कंक्लूजन। अब चाइनीज से कहते हैं बहस नहीं करनी चाहिए, फजूल है इनसे बहस करना। चाइनीज और जापानीज से सब दिमाग होते हैं, फौजी हैं, यस करना है करो, नहीं करना चलो तो जोड़ो फारिग कर। उसको तो इंग्लिश में बोलनी नहीं आती सही। गुड नो यस, वो बस वो सारा आर्टिकल कीवर्ड लिख के भेज देता है। वो बेसिकली अली बाबा, ये जो आपका है ना ई कॉमर्स, अली बाबा वेबसाइट है जैसे अमेजोन, वो अली बाबा के लिए काम करता है, वो उनके लिए वेबसाइट पे वो आर्टिकल लिखता है उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जैसे अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, उसके लिए लोग कंटेंट लिखते हैं, इस तरह अली बाबा के लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। मैं अली बाबा के अकाउंट बना लूँ, वो साल का तकरीबन $2000 चार्ज करता है अली बाबा सालाना, मेरे उस अकाउंट का। मैं जितना मर्जी कमाऊँ उससे, मुझसे वो $2000 सालाना लेगा एफिलिएट मार्केटिंग का। मुझे वो मेरा एक अकाउंट रजिस्टर्ड दे देगा, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ, उसके प्रोडक्ट को रेफर करके बेचता जाऊँ, मैं जितना मर्जी कमाऊँ, उसने मुझसे, मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, उसने मुझसे एफिलिएट की फीस 2000 सालाना लेनी है। अमेजोन इसमें चाहे वो नहीं लेता, वो अपना पर प्रोडक्ट कमीशन ले रहा है। अच्छा, वो ब्लॉग पोस्ट को हम देखेंगे, उसमें कंक्लूजन की मैंने बात बता दी, वो राइटर पे अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं, तो वो आपके अपना डिसीजन है कि आपको समझते हैं कि लिखना चाहिए नहीं लिखना। अच्छा, अब उसमें हम अपने आप को अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, कि हम जब अपनी इंडस्ट्री में लिख रहे हैं, अपनी टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों ने भी तो लिखा होगा ना कुछ। तो उनका देखो कि उन्होंने कंक्लूड किया नहीं किया वो, या उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया नहीं दिया, किसी आइडिया लगे नहीं किया हो तो आप भी ना करो। मैं सोचू उसने नहीं किया हो, चलो मैं कर देता हूँ।
सबने किया वो तो फिर आपने भी पानी बहते पानी के साथ चलना, लेकिन फिर उसको अपने अंदाज में लिखना। तो इन शॉर्ट मेजोरिटी लोग इसको लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 90% लोग इसको लिखते हैं करके। वो 10% को बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के होते हैं, वो उसमें मोस्टली वो लोग होते हैं जो अपने ब्लॉग्स लिख चला रहे होते हैं। उसका सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, इसमें अब इंफॉर्मेशन और परसुएसिव देखेंगे, ये सारा सारा सोशल मीडिया के ऊपर होगा। इसके अंदर हम कैनवा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो है राइटिंग का पोर्शन सारा का सारा। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं आपको राइटिंग से स्टार्ट करवाऊंगा या एसईओ से स्टार्ट करूंगा। फिर हमारा इसमें आ जाता है एसईओ का पोर्शन। एसईओ, ऑन पेज एसईओ का पोर्शन। उस एसईओ में हम जो सबसे ज्यादा हॉट केक, हॉट फेवरेट स्किल है, कीवर्ड रिसर्च, वो सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च यूजिंग गूगल और यूजिंग टूल्स हम दोनों सीखें। गूगल से मुराद ये कि बगैर किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए हम कीवर्ड रिसर्च करें। अब कीवर्ड रिसर्च में नीश एंड कीवर्ड रिसर्च, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सर्च एनालिसिस। सर्च एनालिसिस स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस एनालिसिस। कि मैंने अगर एक टॉपिक लिखना है तो मैं गूगल पे जाके कीवर्ड टाइप करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है एनालिसिस कर, लिखने के एतबार से और कीवर्ड रिसर्च के एतबार से। कि मैंने अगर एक कीवर्ड को सर्च किया, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, और मैंने उसका सर्च एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि ये 10 वेबसाइट टॉप पे इन्होंने ये इस कीवर्ड पे टॉप पे आ रही हैं, क्या इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर सर्च किया हुआ है, नहीं किया हुआ। जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली वेबसाइट हमने सर्च की तो बीच में ट्रिप एडवाइजर आ गई। अब वो सर्च इंजन के हिसाब से टॉप पे तो आ रही है, बट उसने उस टॉपिक को सर्च नहीं किया हुआ था। तो सर्च एनालिसिस के तहत वो साइट मेरे लिए बेकार थी, वो मेरे कंपटीशन में है ही नहीं, उसे मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। वो बेशक उस जैसे 5 वेबसाइट आ गए, वो मेरे लिए स्क्रैप है। मेरे लिए वो कंपटीशन है ही नहीं कि मैंने सर लड़ना है गूगल के ऊपर। फिर हम करते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है? मैंने वही टॉपिक सर्च किया और मुझे पता चला कि यार ये 5 वेबसाइट आ रही हैं और इन पांचों ने इस टॉपिक को बड़े बेहतरीन अंदाज से सर्व किया हुआ है। तो क्या मुझे अब इस कीवर्ड को फाइनल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं आपको आधी ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ उस कोर्स में, इसके बाद सिर्फ वेबसाइट रह जाती है और सारा कुछ कवर हो जाएगा। नाम तो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, ये तोहफा है एसईओ मेरी तरफ से, कंटेंट के अलावा ही है। इसके बाद सिर्फ वर्डप्रेस की स्किल सीखने रह जाती है आपके लिए, वो बनाओ और काम शुरू कर दो अपने ब्लॉग बनाने के। अच्छा, अब वो एनालिसिस में क्या होता है कि हम मैंने देखा कि यार 5 वेबसाइट टॉप पे आ गई, उनको एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 10 बेस्ट प्लेसेस है ना, मैं ऐसे करता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें ज्यादा टूरिस्ट की आ रही है तो हम कोई और देख लेते हैं। हाउ टू ट्रीट हेडेक एट होम, मैं इसको उठा लेता हूँ। होम रेमेडीज, सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, और देसी टोटका बताओ जी घर में कैसे हम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट्स आ रही है, 1 2 3 4 और 5, 5 वेबसाइट्स आ रही है, और भी आ रही हैं। अब कंपैरेटिव एनालिसिस में और सर्च एनालिसिस में पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि क्या उस कीवर्ड को कंटिन्यू करना है, नहीं करना, पहला सवाल। उसके लिए कुछ हम सोशल सिग्नल्स देखते हैं, वो क्या है वो फिर मैं राज बाद में फाश करूँ। सोशल सिग्नल, अच्छा देख लिया कि कंटिन्यू करना है, पहला सवाल, करना है नहीं करना। नहीं करना, अगले कीवर्ड पे आओ, करना है। अब करने के बाद फिर उसका सर्च एनालिसिस होता है, फिर कंपैरेटर एनालिसिस होता है, और उसके बाद जाके वो कीवर्ड फाइंड। कंपैरेटर एनालिसिस में हम देखते हैं कि यार ये 5 वेबसाइट्स आ रही हैं जिन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर काम किया हुआ है। अब मैं उन पांचों के करूंगा ऑपरेशन, ए टू जेड खंगालूंगा उसको कि इसमें फला फला फैक्टर है और ये क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया है। ये मुझे बता रहा है डोमेन अथॉरिटी 79। डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स की अथॉरिटीज होती हैं। हम देखेंगे जो हमारा कंपेरेटर है उसको डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा, 20 से कम हो।
हमने ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होती है, ऐसे कीवर्ड ढूंढने होते हैं कि जिसको जब हम सर्च करें, ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट्स में वेबसाइट्स आ रही हैं वो 20 से ज्यादा वाली पावर वाली ना हो, अथॉरिटी वाली ना हो, कम वाली हो, फिर हम उस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर वो ये सारा काम क्लाइंट करके आपको कहना यार इस कीवर्ड पे लिखो, पीछे वो सारी सरदर्दी वो खुद कर रहा हो। यार 40 वाला बहुत मुश्किल हो जाता है करने को, आप 90 वाले के साथ भी कर सकते हो। मैं करा रहा हूँ आपको सस्ता काम। कीवर्ड डिफिकल्टी जो है, अक्सर लोग कहते हैं जी आप 30-35 वाली उठा ले, मैं कहता हूँ 500 ऊपर ना जाओ। 5, मैंने जो अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड उठाए 0 डिफिकल्टी वाले हैं, 1 डिफिकल्टी वाले हैं, 2 वाले हैं, 5 वाले हैं, कोई एक आधा होगा 15 वाला बस। लेकिन जितने मेरे टॉप के जो फर्स्ट कीवर्ड जो मैंने H1 में यूज किया सारे मेरे 0, 1 2 0 1 2 0 1, वो यही टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बिल्कुल सख्त सख्त हो जाना है कीवर्ड रिसर्च के अंदर। तो 40 वाले में पता है क्या होता है, जब आपकी डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी ना, ये जब हम टूल पे जाएंगे तो टूल में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, कि ये कीवर्ड रैंक करने में कितना मुश्किल है। वो आपने कॉन्सेप्ट छोड़िए, पता नहीं उन तीनों को पता नहीं, पता मुझे तो पता नहीं, बता देता हूँ कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, कि ये कीवर्ड रैंक होने में कितना मुश्किल है। अब उसमें कोई 40 भी कह रहा होगा, कोई 30 भी कह रहा होगा, कोई 20 भी कह रहा होगा, 15 भी कह रहा होगा, लेकिन जब हम उसको टूल पे डालते हैं तो टूल हमें उसका एक आइडिया देता है कि अगर आप इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतने बैक लिंक्स चाहिए होंगे। ठीक है, मैं कहता हूं ऐसे कीवर्ड उठाओ जिसपे बैक लिंक की जरूरत ही ना पड़े, बगैर बैक लिंक के काम हो, बैक लिंक पे खर्चा ही ना करो। अब जैसे मेरा एक दोस्त है राइटर, उसके पास एक क्लाइंट आया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हर बंदा बात कर रहा है, और वो बाहर का क्लाइंट है और उसका यूट्यूब का चैनल भी है, बहुत फेमस बंदा है, हो रहा है, पाकिस्तानी नहीं है। वो उसको बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है उस काम के, और वो उसको देने के साथ साथ वो खुद बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी बहुत टफ कंपटीशन है, हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहा है, गोरा इतना ज्यादा लिख रहा है, पुरानी पुरानी वेबसाइट्स डिजिटल मार्केटिंग पे बात कर रही है। लेकिन उस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो 800 800 हजार हजार डॉलर का एक एक बैकलिंक लेके उस साइट पे इन्वेस्ट कर रहा है। 800 800 हजार हजार डॉलर का एक बैकलिंक, $1000 तकरीबन 2.25 लाख बनता है, 800 डॉलर तकरीबन 1,80,000 बनता होगा। वो इन्वेस्ट कर रहा है उस साइट पे। तो जितनी ज्यादा डिफिकल्टी ज्यादा होगी कीवर्ड की, उतने ज्यादा बैकलिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी डिफिकल्टी कम होगी, उतने बैकलिंक से आप दूर दूर रहेंगे। तो एज अ स्टार्टर मैं हर बंदे को यही मशवरा देता हूँ कि आप लो से लो डिफिकल्टी में जाएं और बैकलिंक से परहेज करें। आपको याद होगा मैंने भी स्टार्ट में बताया था कि एक वेबसाइट थी जो 4 महीने में रैंक की, उस वेबसाइट पे एक भी बैकलिंक नहीं, वो $65 पे पहुंच गई थी, उसको बेच दिया, कोई बैकलिंक नहीं था उस पर, सारे इंटरनल लिंकिंग थे। इंटरनल लिंकिंग मैं भी सिखाऊंगा। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि मैंने ट्रैवल पे एक आर्टिकल लिखा, और मैंने ट्रैवल पे 2 आर्टिकल और लिख दिए, और मैं देखा कि यार इसकी थोड़ी सी चीज ना उससे रिलेट कर रही है, तो उसका लिंक उसके साथ डाल दिया, अपने आर्टिकल आपस में डिफरेंट पेजेस के आर्टिकल को लिंक कर दिए। इसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, ये भी ऑन पेज एसईओ, डिफरेंट आर्टिकल्स को लिंक कर देना। अब यहाँ पे कंपेटर एनालिसिस हो गया, सर्च एनालिसिस हो गया, हमने सारी छानबीन कर ली। ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जैसे हमने कोई बिजनेस करना है और हम देखते हैं कि यार आसपास कितने लोग ये काम कर रहे हैं, अच्छा यार ये फलाना काम कर रहा है, इसकी कितनी सेल है, पूरी मार्केट की छानबीन, कितने में बेच रहा है ये चीज और क्या दे रहा है, फिर उससे खरीद ली जाके, यार जरा देना चाहिए 2-4, उसको खोल के देखा, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये वही एग्जांपल है जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस करना, मार्केट एनालिसिस करना, और देखना कि लोग मार्केट में चीज क्या बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं। सारा वही फॉर्मूला है। तो वही सब कुछ हम गूगल के ऊपर कर लेते हैं।
कि मुझे एक कीवर्ड को बेचना है, कीवर्ड पे लिखना है, तो मैं उसका सेल्फ एनालिसिस करूंगा, मैं उसका कंपैरेटर एनालिसिस करूंगा। सब कुछ करने के बाद देखूंगा कि हाँ मुझे इस कीवर्ड पे काम करना है या नहीं करना है। करना है तो आई वुड गो फॉर कीवर्ड क्लस्टर। अब मैं कीवर्ड क्लस्टर की तरफ जाऊंगा कि मैंने अगर ये इस कीवर्ड पे काम करना है तो उसका मुझे क्लस्टर बनाना पड़ेगा कि इस कीवर्ड से मिलते जुलते कौन कौन से कीवर्ड है जिन पे मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। और मैंने 10 कीवर्ड्स का क्लस्टर बना लिया। 10 के 10 पे आर्टिकल लिखूंगा और उसको उसके साथ, उसको उसके साथ, उसको उसके साथ लिंक करूंगा साइट के ऊपर। हर कंटेंट को एक दूसरे के साथ लिंक करूंगा ताकि गूगल की नजर में सबकी अथॉरिटी बढ़े कि इसने इस कंटेंट पे बात की तो रेफरेंस के तौर पे उसने वो भी लिखा है, उसने उस पर बात की रेफरेंस के तौर पे उसने उसको भी लिखा है, उसको भी लिखा है, उसको भी लिखा है। पूरा कीवर्ड क्लस्टर बन जाएगा। सब बाज दफा हम यूं भी करते हैं कि एक आर्टिकल लिख लेते हैं 2500 अल्फाज पे और उससे रिलेटेड छोटे छोटे कीवर्ड निकाल लेते हैं 500 अल्फाज में। 500 के चार और लिखे, उन सबको आपस में लिंक कर दिया। जस्ट रेफरेंस आर्टिकल, उसको रेफरेंस आर्टिकल भी करते हैं कि मैंने एक टॉपिक लिख लिया और मैं उसके अंदर कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ और उसको एक हाइपर लिंक कर देता हूँ। वो हाइपर लिंक में मैंने ही अपनी साइट पे एक रेफरेंस आर्टिकल भी डाला हुआ होगा, तो सर ये पढ़ लेते यहाँ से तो लोग, तो गूगल उसको क्या कहता है, गूगल कहता है भाई इसने तो टॉपिक को सर्च किया हुआ है, उसके रेफरेंस आर्टिकल भी दे रहा है, क्लस्टर भी बना रहा है, हेल्पफुल कंटेंट भी कर रहा है, मजीद हेल्पफुल कर रहा है। तो ये कीवर्ड क्लस्टरिंग हम इसके अंदर सीखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें फिर और भी मजीद चीजें वो प्रैक्टिकल करते जाएंगे। इसमें टूल्स हैं आपके, ग्रामरली होगा, हेमिंगवे होगा, हबस्पॉट है। हबस्पॉट में, हबस्पॉट बेसिकली मेरा कंटेंट मार्केटिंग कोर्स है उसके आउटलाइन में है, लेकिन शायद मैं वो भी इसमें ऐड कर दूं, उसमें कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये सोशल मीडिया के लिए आपके लिए बेहतर रहेगी ये कल को अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर अपनी स्किल को सेल करना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ फाइवर था तो मैं आपको गिफ्ट के तौर पे अपवर्क भी दे दूँ यार। अपवर्क, अपवर्क पे भी जाके हम प्रोफाइल, अपवर्क के लिए क्या होगा कि आप में से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी एक की प्रोफाइल बना देना। कुर्बानी से मुराद के आप में से किसी एक को टाइम लेक्चर में आना पड़ेगा टाइम पे, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेके ये चीजें बना देंगे। सर बच्चे नहीं आते ना, ये आप देखिएगा, ये जो भी हाथ खड़ा करे यही गायब हो गए। ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसे करता हूँ, फिर तो बनी हुई महीने में कितनी बना लो, महीने में 4 तो बनानी होती है, फिर जब बच्चे नहीं आते मैं वो क्लास ही कैंसिल कर देता हूँ। मैंने अपनी तो नहीं बनानी, आप लोगों के लिए बनानी। तो मैं किसी एक बच्चे से कहता हूँ कि आप आ जाओ, अपनी प्रोफाइल बनवा लो, मैं बताता हूँ, साथ साथ बनाओ और बैठो बनाओ, बाकी सीख लेंगे, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो वो अपनी चॉइस होती है। इसमें फिर हम प्रोफाइल, अब अपवर्क ने भी गिग वाला सिस्टम शुरू कर दिया। गिग्स का पता है ना, फाइवर पे जैसे गिग्स होती है, अपवर्क ने भी गिग वाला सिस्टम शुरू कर दिया। अपवर्क अब आपको बिडिंग की ऑप्शन भी देता है और गिग्स की ऑप्शन भी, ऑप्शन भी। तो आप गिग्स भी बना सकते हो और बिडिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ एक मौजूद है इस वक्त, सिर्फ एक स्टूडेंट मौजूद है, आई थिंक मारिया नईम के नाम से है। काइंडली अपना नंबर शेयर करते हैं आप, मारिया नईम। अवेलेबल नहीं है हमारे साथ। मारिया नईम, आप जहाँ से लिंक लिया सर को मैसेज करना है आप, बल्कि। ओके जी, तो ये था आज का लेक्चर। कोई सवाल है आप लोगों का तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब अभी तो हमने जस्ट थ्योरेटिकली देखा, नेक्स्ट में हम फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। तो बोल बोल के मैं भी बोर हो जाता हूँ। प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे डायरेक्ट हम चीजों पे। जी। हम्म।
आपके कहने से पहले मैंने खोल दिया चीज, मुझे पता था सवाल यही आ रहा। आपने सवाल शुरू किया, मैंने नया टैब ओपन कर लिया था। ये देखो, ये होता है वर्डप्रेस साइट। दो तरह की होती है सीएमएस, दो तरह के होते हैं। एक कोडिंग वाला सीएमएस होता है और एक बना बनाया कस्टमाइज सीएमएस होता है। मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उसको हम वर्डप्रेस कहते हैं। अब वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास एलिमेंटोर टाइप थीम होती है और डीवी टाइप थीम होती है। ये वेबसाइट डीवी के ऊपर बनी है सर। डीवी ये मैंने खुद बनाई हुई है, मैं वेब डेवलपर भी हूँ थोड़ा बहुत टूटा फूटा, तो ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई हुई है सारी की सारी। अब ये इसका बैकएंड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट, ये रैंक मैथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ये रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन है, जिससे हम अपने कंटेंट को या साइट को रैंक करते हैं। ये हमें हेल्प कर रहा होता है। ये इंडियन है, भानु भानु आलिया वाला बंदा नाम है, ये उसका है। आपके इंडियन इस टाइम इतने आगे जा चुके हैं ना, हम जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से शुरू होती है। ये प्लगइन उसका डेवलपर है। ये ईमेल भी इसके अक्सर आती रहती है, इससे मेरी गपशप रहती है कभी कभी। ये वैसे सबको ईमेल करता है, जो जो रैंक मैथ यूज करते हैं सबको पता है कि भानु का है। जो ये इसका प्लगइन इंस्टॉल करता है फौरन से उसको ईमेल कर दो, उसको फिर गपशप करता है, डिस्काउंट करता है, कोई मसला तो नहीं है, आपको सब कुछ आता है। बहुत अच्छी सर्विस है सर। अच्छा, ये फ्री प्लगइन यूज कर रहा हूँ मैं। रैंक मैथ और इसमें योस्ट एसईओ है, वो भी हम लोग यूज करते होते हैं। वो तो साइट के बगैर भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जब हम कंटेंट लिख लेते हैं तो वर्डप्रेस में जाके बैक एंड पे ही आपको पोस्ट का एक नजर आ रहा है, पोस्ट के नीचे ऑल पोस्ट। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है पोस्ट हो रहा है। वेब डेवलपर, वेब डेवलपर ने बना के दे दी। वो दो ऑप्शन होती है यहाँ पे ना। बेसिकली ब्लॉग ओनर या तो खुद कर रहा होता है पोस्ट, या वो उसमें कोई लड़का रखे उसे डेवलपर को अगर कंटेंट और उसकी चीजों का समझ बूझ है तो वो कर भी सकता है। इसमें वो कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि देखो ना, जैसे कि मैं इसको एडिट करता हूँ अभी, ये लास्ट वाले को। अब यहाँ पे बकायदा पूरा एक एडिटिंग डॉक्यूमेंट देगा मुझे। अब उस एडिटिंग, ये देखो पूरा एडिटिंग डॉक्यूमेंट है। अब उस एडिटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इसके अलग से लवाजमात है। यहाँ पे अगर मैं 79 पे क्लिक करूँ तो ये इसके डिस्क्रिप्शन आ रही हैं। एक फोकस कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे आप बेसिक एसईओ देख रहे हैं आप। ये प्लगइन मुझे बता रहा है क्या क्या चीजें ठीक है, क्या क्या चीजें ठीक नहीं है, ठीक है। ये बैकएंड के काम होते हैं। अब वो जो मेरा इंडिया वाला क्लाइंट था, मैंने इसका बताया अभी, उसने मुझे लॉगिन दिया हुआ था अपनी पुरानी वेबसाइट पर। उसकी भी एक साइट बेची थी, तो वो कहता था आप बस पोस्ट कर दो, रैंक एसईओ में खुद ही कर लूंगा। तो मैं ओपन करके सिर्फ पोस्ट करके उसको ड्राफ्ट में डाल देता था, कॉपी पेस्ट करके। वो फिर खुद ही ओपन करके खुद ही एसईओ वैसईओ करके उसको सारा कुछ सेट कर लेता था। जब हम पोस्ट करते हैं तो ये रैंक हमारा ही होता है 30-40 पे। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको डेमो दिखाता हूँ एक। फोकस कीवर्ड है बेस्ट कंटेंट राइटिंग गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स। बेस्ट कंटेंट राइटिंग गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स, हालांकि कीवर्ड तो डला हुआ है यहाँ पे, ये मुझे एरर किस चीज का दे रहा है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। 25 हो गया ऊपर से। ये ऊपर 25/100 लिखा हुआ। 79 था पहले, देखा था किसी ने। मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड डालता हूँ, बेस्ट कंटेंट राइटिंग गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स। 79 हो गया। इस तरह हम डिफरेंट फैक्टर्स को छेड़ते हैं बैकएंड से। फिर यहाँ पे आ रहा है नीचे ग्रीन वाले को, क्या कह रहा है, कह रहा है जी, हो रहा है यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, कि आपने टाइटल में अपना कीवर्ड यूज किया है। ये सारी चीजें ना मैं आपको लिखते हुए सिखाऊंगा कि कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज करना है। ये वही चीजें सारी, हम उसको पहले फॉलो कर लेते हैं। और एज अ राइटर हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि क्लाइंट जब उसको पेस्ट करेगा तो उसका आधा काम पहले से हुआ वो, तो डेफिनेटली उसका आधा काम हम पहले करके दे रहे हैं, तो मनी है नहीं, क्योंकि यार बंदा सही है, उसको चीजों का पता है, उसको एसईओ का पता है, इसको नहीं छोड़ना साथ। बेसिकली सिखाने का मकसद ही होता है। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन
होती है। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट ओपन की गूगल पे, तो मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं, और इसमें यहाँ पे ये वाली जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नॉर्मली अब क्या होता है कि प्लगइन जब हम यूज करते हैं गूगल मेटा ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अब वो ब्लॉग साइट के लिए या ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग से मेटा लिखने वाला काम बहुत कम आता है। ई कॉमर्स के लिए आता है, इसके लिए कम आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बस वो खुद से कीवर्ड ऐड कर देते हैं उसके अंदर, वो खुद लिख देता है। फोकस कीवर्ड यूज इन यूआरएल, ये जो आपके ऊपर वो होती है, स्लग होता है। यूआरएल से मुराद जैसे कि ये इधर आते हैं, हो गया ये वाला। ये आप देख रहे हैं परमा लिंक, ये स्लग होता है हमारा। ये हमारा जो कीवर्ड होता है उसको हम अपने ब्लॉग के आगे लगा देते हैं। तो गूगल के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, गूगल उसको वहां भी देख रहा होता है कि अच्छा इसने वो क्रॉलर के कहाँ कहाँ इसने हर जगह पे कीवर्ड उसको नजर आ रहा होगा, तो ये सही है, तो यहाँ पे भी यूज करो। तो ये भी उसका काम होता है डेवलपर का। ये आप देखें प्रीव्यू भी दे रहा है वो आपको एक यहाँ पे, .com/ आगे कीवर्ड आ गया। तो फोकस कीवर्ड डिफरेंट जगहों पे आ रहा होता है। अच्छा, और उसमें क्या उसने बताया, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। कह रहे जी कंटेंट इज 1298 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। ये वाला कंटेंट शुरू में मैंने लिखा था तकरीबन 750 वर्ड। उसने मुझे कहा कि जी आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें। मैं जब इंक्रीज करने बैठा तो वो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने भी इसका अपडेटेड वर्जन एक लिखा हुआ था तकरीबन 2500 अल्फाज पे, वो मैं भी अपलोड ही नहीं कर पाया इस वजह से। फिर आगे फर्दर वो एडिशनल चीजें में बता रहा है। अब एडिशनल में क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड सब हेडलाइन में मौजूद है। फोकस कीवर्ड इमेज ऑल टेक्स्ट के अंदर मौजूद, इमेज ऑल टेक्स्ट के अंदर फोकस कीवर्ड लगता है। जैसे इमेज मैंने अपलोड किया हुआ, इमेज के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है मोर सेटिंग। ये देखें आप, मोर सेटिंग में लेफ्ट राइट साइड में हाईलाइट किया मैंने, ऑल टेक्स्ट। ये इमेज एसईओ होती है। अक्सर औकात हम कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, तो वो इमेज, वो वेबसाइट साइट नहीं आ रही होती, लेकिन वो इमेजेस में कीवर्ड कहीं ना कहीं आ जाता है। मतलब कि मैंने सर्च किया जी कंटेंट राइटिंग टिप्स, किसी ने सर्च किया कंटेंट राइटिंग टिप्स, अब वो टिप्स जो है वेबसाइट मेरी शो नहीं हुई। लेकिन मैं जब गूगल में वो इमेजेस पे जाते हैं ना, ऑल इमेजेस पे, ऑल के साथ, तो इमेजेस में मेरा इमेज आ गया कहीं ना कहीं वो वेबसाइट पे आ गया। तो वो कहीं ना तो इमेज वो एसईओ के मुताबिक कहते हैं कि इमेज को भी आप कीवर्ड के साथ लगाएं, तो उसके ऑल टेक्स्ट के अंदर लगता होगा। अच्छा जी, बस लास्ट असर थोड़ा सा। अच्छा उसके बाद ये फर्दर हम देख लें तो एडिशनल सेटिंग्स है, ये 12 हम देखेंगे वन बाय वन सारी ना। कीवर्ड डेंसिटी होती है, कीवर्ड के सारे मामला होते हैं, और ये पोस्ट में बैकएंड पे इस तरह से हम पोस्ट को लेकर चल रहे होते हैं अपनी। और इसमें पोस्ट के अंदर फिर हम यहाँ पे भी हम कीवर्ड डाल देते होते हैं, जैसे कि इस प्लगइन में नहीं है, पहले वाले में था। ये देखें कीवर्ड आ गया, बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये यहाँ पे ये इस हर कीवर्ड की अपनी ये देखो कीवर्ड के ऑप्शन है। यहाँ पे भी हम अलग से कीवर्ड दे देते हैं, इस कीवर्ड में हम उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो ये प्लगइन जब लग जाता है ना, तो फिर वो कीवर्ड्स के में सारी ऑप्शन दिखता है। विदाउट प्लगइन ये चीजें नहीं आ रही होती। तो ये था जी आपका लेक्चर। मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछें।